दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे एफ रैंक एडवेंचरर की है जिसे उसके ही साथियों ने धोखा देकर मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटी मारा कि इस बंदे ने अपनी अनलिमिटेड गाचा स्किल से एक ऐसी ओवरपावर्ड आर्मी खड़ी कर दी कि सबका सिस्टम हैंग हो गया। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लाइट को देखते हैं, जो एक निकम्मा और बौना लड़का है। इस बेचारे का सपना है कि वो एक बड़ा एडवेंचरर बने और इतना पैसा कमाए कि उसका गरीब परिवार आराम से ऐश कर सके। इसी उम्मीद में वो अपना घर छोड़कर एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचता है। वहां वो रिसेप्शनिस्ट को इम्प्रेस करने के लिए फुल टशन में अपनी अनलिमिटेड गाचा नाम की समनिंग क्षमता का प्रदर्शन करता है। लेकिन भाई, गाचा में भी पनौती। जब वो रोल करता है तो सिर्फ कम स्तर की डैमेज्ड और कबाड़ वस्तु ही बाहर निकलती हैं। इसे देखकर लाइट के ऑरा पॉइंट सीधे माइनस में चले जाते हैं और वो रिसेप्शनिस्ट बंदी उसके माथे पर सीधा एफ रैंक का थप्पा लगा देती है। गिल्ड से बेइज्जत होने के बाद बेचारा लाइट अपना बाकी का दिन कम वेतन वाले छोटे मोटे मजदूरी के काम करते हुए बिताता है। शाम को जब वो अपनी मेहनत की कमाई से रात का खाना खरीदने ही वाला होता है, तभी कुछ छपरी अर्धमानव गुंडे आकर जबरदस्ती उसकी जेब खाली कर देते हैं। लाइट जब बेचारा कीचड़ में मुंह के बल पड़ा होता है, तभी एंट्री होती है साशा नाम की एक खूबसूरत एल्फ की। वो आती है और लाइट को कीचड़ समेत बड़े प्यार से गले लगा लेती है। लाइट तो ये देखकर ही पूरा हैरान रह जाता है कि इतनी सुंदर एल्फ सिर्फ उसके लिए अपने कपड़े क्यों खराब करेगी। एनिमे की दुनिया में बिना लालच का फ्री प्यार, मतलब स्क्रिप्ट राइटर ने पक्का कोई सस्ता नशा किया है। जब साशा उसे कीचड़ से उठने में मदद करती है तो उसके बाकी साथी भी वहां टपक पड़ते हैं। वो पूरे कॉन्फिडेंस में अपना परिचय कॉन्कर्ड ऑफ ट्राइब्स के रूप में देते हैं, जो दुनिया में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए बना एक ग्रुप है। वे लाइट का अपनी टीम में ऐसे स्वागत करते हैं जैसे वो कोई वीआईपी हो। लाइट को लगता है कि चलो आखिरकार उसे इस दुनिया में एक ढंग की जगह तो मिल गई। चूंकि हमारा लाइट युद्ध में किसी काम का नहीं है, इसलिए वो अपने नए साथियों की हर मुमकिन मदद करता है, जैसे उनके लिए चाय बनाना। बदले में वो लोग भी उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। एक मिशन के दौरान ये लोग अचानक से लाइट को टीम से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। लाइट को लगता है कि कोई प्रैंक चल रहा है, लेकिन वे उसे बेकार बताकर एकदम गंदा वाला धोखा देते हैं। वो समझाते हैं कि उन्हें उच्च अधिकारियों से ऑर्डर मिला है कि लाइट का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। उनका मानना है कि लाइट में डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एक शक्तिशाली उस्ताद बनने की क्षमता है। भाई, ये क्या लॉजिक है? जिस बंदे से गाचा में एक ढंग की तलवार नहीं निकल रही, उसे तुम ओवरपावर्ड समझ रहे हो। डिसीजन लेने वालों का दिमाग पक्का घुटनों में है। लाइट उनकी बातें सुनकर पूरा शौक में है, क्योंकि उसकी क्षमता तो हमेशा से कबाड़ रही है। इससे पहले कि लाइट कुछ समझ पाता, वो उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। लाइट को एहसास होता है कि उसका टिकट कटने ही वाला है। वो जान बचाने के लिए रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन साशा सीधे उसके पैर में एक तीर मार देती है। लाइट दर्द से तड़पते हुए जीना चाहता है, तभी टीम का वॉलमार्ट वुल्वरीन उसे पैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एकदम एंड मोमेंट पर तगड़ा वाला प्लॉट आर्मर एक्टिवेट होता है और एक टेलीपोर्टेशन सर्कल लाइट को वहां से गायब कर देता है। लाइट सीधा काल कोठरी यानी डंजन के दूसरे और सबसे खतरनाक हिस्से में लैंड करता है। वहां गिरते ही वो अपने गद्दार दोस्तों की शिकायत करता है और कसम खाता है कि वो मॉर्टल कॉम्बैट की घातक चालों से भी भयानक तरीकों से उनकी पेटी बनाएगा। तभी अचानक वहां 1000 लेवल का एल्डन रिंग जैसा खूंखार राक्षस प्रकट होता है। उसे देखकर लाइट को समझ आ जाता है कि वो रसातल के सबसे खतरनाक हिस्से में आ गया है। अपनी मौत सामने देखकर लाइट बेताब हो जाता है और बदले की आग में अपना अनलिमिटेड गाचा फुल पावर में एक्टिवेट कर देता है। इसकी ये तड़प गाचा को इतना बफ कर देती है कि उसमें से कोई कबाड़ नहीं, बल्कि दूध की विशाल फैक्ट्रियों वाली एक ओवरपावर्ड खलनायक बाहर आ जाती है। ये हसीना पलक झपकते ही उस 1000 लेवल के राक्षस का सिस्टम हैंग कर देती है। वो लाइट को अपनी शक्तियों से हील करती है और अपना परिचय मेई के रूप में देती है। मेई सर्वोच्च स्तर की एक शक्तिशाली समन है, जो एक वफादार सेविका बनकर रहना चाहती है। लाइट को यकीन नहीं होता कि उसने अपनी बेकार सी क्षमता से एक हॉट खलनायक को बुला लिया है। लेकिन मेई उसकी बॉडी चेक करके बताती है कि उसका स्किल बिल्कुल बेकार नहीं है। उसके पास ऐसी गजब की छिपी हुई क्षमताएं हैं कि वो माना डेंसिटी के हिसाब से बीरस के लेवल के जीवों को समन कर सकता है। ये सुनकर लाइट इमोशनल होकर रोने लगता है और मेई को बताता है कि कैसे उसके दल ने उसे कमजोर बताकर धोखा दिया। वो उनसे बदला लेने की कसम खाता है। मेई उसे गले लगाती है और भरोसा दिलाती है कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेई गुस्से में उन्हें फांसी देने की बात कहती है, लेकिन लाइट कहता है कि वो खुद सुकुना जितना पावरफुल बनेगा और अपने हाथों से उन गद्दारों का खेल खत्म करेगा। ये एटीट्यूड देखकर मेई घुटनों के बल बैठ जाती है और उसकी मदद करने का वादा करती है। लाइट अब फुल फॉर्म में अपना अनलिमिटेड गाचा फिर से एक्टिवेट करता है। कहानी सीधा 3 साल आगे जंप करती है। रसातल के सबसे गहरे हिस्से में अब लाइट का अपना एक बड़ा एम्पायर बन चुका है। दासियों की एक पूरी सेना सम्मान में अपना सिर झुकाती है जब लाइट टेम्मू से खरीदे हुए डार्थ वेडर वाले आउटफिट में पूरे स्वैग से चलता है। लाइट दासियों की तारीफ करता है तो वो पागलों की तरह उसकी चापलूसी करने लगती हैं। मेई को ये देखकर चिढ़ मचती है और वो उन्हें चुप कराने की परमिशन मांगती है, लेकिन लाइट कैजुअली मना कर देता है। कुछ देर बाद लाइट और मेई शहर के एक बाजार में पहुंचते हैं। वहां व्यापारी सामान की कमी की शिकायत करते हैं। मेई कहती है इसे जल्दी सॉल्व करना होगा, वरना रसद की प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइट एक बॉस की तरह कहता है कि पिछले 3 सालों में पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसलिए अब उन्हें पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। लाइट अपनी रॉयल चौकड़ी के बारे में अपडेट मांगता है।
मेई बताती है कि नीले बालों वाली तर्रार कैटगर्ल आओयू की रसातल के ऊपरी हिस्से का नक्शा बना रही है और राक्षसों से भरे इलाके में भी वो अपना काम कर लेगी। वहीं सुनहरे बालों वाली एली जो कुम्हार बनना चाहती है, वो लाइट की ग्रैंड प्लानिंग के लिए नई जादुई शक्तियों पर काम कर रही है और मेई को चिंता है कि वो ओवरवर्क से परेशान हो जाएगी। और जब लाइट तलवारबाज नाजुना के बारे में पूछता है तो मेई सीधा रोस्ट करते हुए कहती है कि वो क्लोज कॉम्बैट में मास्टर होने के बावजूद एकदम मंदबुद्धि है। और ठीक उसी वक्त नाजुना एक तूफानी सैनिक यानी स्टॉर्म ट्रूपर की तरह पागलों वाली हरकतें करके मेई की बात को सच साबित कर रही होती है। महल लौटने पर उनकी मुलाकात जैक नाम के एक हट्टे कट्टे बंदे से होती है। जैक लाइट को बड़े कैजुअल तरीके से मास्टर लाइट बुलाता है, जिस पर मेई भड़क जाती है और उसका दिमाग रीसेट करने की परमिशन मांगती है, पर लाइट हंसते हुए कहता है कि जैक उसका बड़ा भाई है। इसके बाद दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं। लाइट पूरी ताकत से जैक को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन जैक उसे ऐसे झेल लेता है जैसे किसी मच्छर ने काटा हो। लाइट बताता है कि उसका ये खतरनाक मुक्का किसी और को तो मौके पर ही तबाह कर देता, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे अपनी अत्यधिक फ्लेक्सिबल और मजबूत बॉडी के कारण आयरन ब्लडेड बैरिकेड का खूंखार उपनाम मिला है। वहीं दूसरी तरफ इनकी सबसे बेरोजगार मेंबर नाजुना महल में गश्त लगा रही है। रास्ते में उसे कुछ शातिर नौकरानियां मिलती हैं। नाजुना अपनी चौध में बताती है कि वो लाइट के लिए एक इंपॉर्टेंट काम कर रही है। ये सुनकर मेड्स एक शरारती मुस्कान देती हैं और उसे एक ऐसी रिस्ट्रिक्टेड जगह चेक करने भेजती हैं जहां उनका खुद जाना मना है। भाई, इसका दिमाग सच में घुटनों में है जो इनकी बातों में आ गई। नाजुना सीधा लाइट के बेडरूम में घुसती है जहां पहले से मई मौजूद है। मई हवा टाइट होते ही पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। नाजुना गश्त का बहाना देती है, पर जब नाजुना अंदर देखती है तो लाइट का बिस्तर ऐसा बिखरा था जैसे अभी अभी किसी ने खुद को बहुत बुरी तरह संतुष्ट किया हो। पकड़े जाने के डर से मई इतना लंबा झूठ फेंकती है कि उसने अपने पूर्वजों की निंजा टेक्निक से बिस्तर ठीक किया है। भाई, ये क्या लॉजिक है? स्क्रिप्ट राइटर ने पक्का सस्ता नशा किया है। और हद तो तब हो गई जब नाजुना इस वाहियात झूठ को सच मान लेती है। फिर नाजुना उन चारों मेट्स का भेजा हुआ मैसेज पढ़ती है जिसमें वो इस कमरे की सफाई का राइट मांग रही थी। मई जल्दी से इस टॉपिक को दबाने के लिए नाजुना को कुछ कॉइन्स पकड़ा देती है। कॉइन्स देखते ही इस भुक्कड़ की नीयत फिसल जाती है और वो सीधा बाजार जाकर सारा पैसा नाश्ते पर उड़ा देती है। वापस आकर नाजुना की मुलाकात कैट गर्ल आयोयुकी से होती है। आयोयुकी सिर्फ म्याऊं करके अपनी रिपोर्ट देती है। नाजुना को भाषा समझ नहीं आती तो वो अपने ही क्रिंज अनुवाद निकालने लगती है। आखिरकार आयोयुकी क्लियर करती है कि उसने नक्शे का अपना हिस्सा बिना किसी प्रॉब्लम के साफ कर दिया है। इसके बाद नाजुना सीधा लाइट के थ्रोन रूम में जाती है और रॉयल सिंहासन पर झूला झूलने लगती है। खेलते हुए वो सोचती है कि लाइट उसके निजी तहखाने पर रेड क्यों नहीं मारता, ये तो अलग ही नशा करके बैठी है। तभी गलती से उससे सिंहासन का एक टुकड़ा टूट जाता है। उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो उसे फेविक्विक की तरह चिपकाकर ऐसे भागती है जैसे कुछ किया ही नहीं। उधर जैक और लाइट थककर स्नानागार चले जाते हैं। जैक लाइट को उसकी वेपनाइज बॉडी के लिए क्रेडिट देता है, पर लाइट इसका पूरा श्रेय जैक की ट्रेनिंग को देता है। जैक उसे वार्न करता है कि इस दुनिया में उसके जितने ही ओवरपावर्ड लोग मौजूद हैं। लाइट वादा करता है कि वो अपनी सतर्कता नहीं खोएगा क्योंकि उसे अपना बदला पूरा करना है। इसी बीच मई उन चारों चालू मेड्स को पकड़ लेती है जिन्होंने नाजुना को बेवकूफ बनाया था। मेड्स अपने झूठे एक्सक्यूजेस देती हैं, पर मई उन्हें ब्लैक क्लोवर के यामी की तरह अपनी लिमिट्स पुश करने को कहती है। सजा के तौर पर उन्हें नंगे हाथों से पूरा गलियारा साफ करने का ऑर्डर मिलता है। साथ ही मई बताती है कि वो लाइट के साथ एक इंपॉर्टेंट मिशन पर जा रही है। अगली सुबह एली बाजार में नाजुना को देखती है जो एक पिल्ले की तरह आवारा घूम रही थी। एली सीधे उसे मंदबुद्धि बोलती है और कहती है कि उसका इंस्पेक्शन का काम परफेक्ट चल रहा है, इसलिए उसके पास फ्री टाइम है। दोनों में तगड़ी बहस होती है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। नाजुना को जलाने के लिए एली लाइट के साथ अपनी डेट नाइट की फेक कहानियां फेंकने लगती है। नाजुना इतनी भोली है कि वो इस झूठ तो सच मानकर फ्यूचर में एली की मदद करने का वादा कर लेती है। क्या गजब का प्लॉट आर्मर है इसके झूठ का। महल में वो चारों मेड्स रोते हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी, तभी मई वहां अचानक टपक पड़ती है। उनका तो डर के मारे सिस्टम हैंग हो जाता है। मई उन्हें दोबारा सजा देती है और सिंहासन कक्ष साफ करने भेजती है। सफाई करते वक्त नाजुना का चिपकाया हुआ वो टुकड़ा अचानक गिर जाता है। लो भाई, अब इनका सच में टिकट कट गया। अगली सुबह लाइट अपनी तीनों ओपी लड़कियों आयोयुकी, एली और नाजुना के साथ होता है। तभी अचानक वहां वो विशालकाय राक्षस आ जाता है जिसने लाइट के ग्लो अप से पहले उस पर हमला किया था। लाइट का पुराना ट्रॉमा जाग जाता है और वो फ्रीज हो जाता है, पर उसकी ओपी लड़कियां अपनी टेरिफाइंग औकात दिखाकर उस राक्षस को कुत्ते की तरह डरा देती हैं। लाइट उन्हें रोकता है और राक्षस को सहलाते हुए कहता है कि अब मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है, टारगेट जाल में फंस चुका है। कहीं दूर शहर में कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स का वेयरवुल्फ गारू फुल चौद में घूम रहा है। सभी डेमी ह्यूमंस उसके गाने गा रहे हैं। ये छपरी एक गरीब इंसान को कचड़े में खाना ढूंढते देख उसे जमीन में गाड़ देता है और उस पर थूकता है। इसकी तो चुन चुन के पेटी बनानी पड़ेगी। बाद में वो फैंस के साथ महंगे ड्रिंक्स पी रहा होता है और कहता है कि आजकल उसके पास एक टेस्ला खरीदने जितना कैश है। उसके नल्ले चमचे उसे ग्लेज कर रहे होते हैं कि कैसे वो एक स्लम ऑर्फन से उठकर वुल्फ ट्राइब का फ्यूचर पैक लीडर बनने वाला है। गारू अपनी फटी हुई ईगो सेटिस्फाई करते हुए फेंकता है कि ये सब आसान नहीं था। उसे बीस्ट फोक वाली सूंघने की पावर का चालाकी से यूज करना पड़ा। उसके चमचे कहते हैं कि उसकी एबिलिटीज तो ड्रैगन न्यूट से भी फार सुपीरियर है। गारू बताता है कि उसने अपनी नाक का इस्तेमाल करके अच्छी और बुरी जॉब्स को उनकी स्मेल से पहचाना। भाई, ये क्या लॉजिक है? जॉब को नाक से कौन सूंघता है? स्क्रिप्ट राइटर ने पक्का सस्ता नशा किया है।
तभी एक चमचा 3 साल पहले वाली कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स की उस कंट्रोवर्शियल जॉब का जिक्र करता है जहां उन्होंने लाइट को धोखा दिया था। गारू एकदम सीरियस होकर कहता है कि फेडरेशन की स्ट्रिक्ट प्राइवेसी के चलते वो इस सीक्रेट को लीक नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर गारू उस जॉब को याद करके खुश हो रहा था। उसे लगता है कि एक मामूली इंसान को पैक करने के बदले वो अमीर बन गया था। हालांकि उसे खुजली थी कि उन्हें लाइट की बॉडी नहीं मिली, पर अपने प्लॉट आर्मर वाले ओवर कॉन्फिडेंस में वो मान लेता है कि उस मिजेट का टिकट कट गया होगा। साथ ही वो उस रहस्यमयी माइस्ट्रो के बारे में जानना चाहता है जिसके पीछे दुनिया पागल है, पर डर के मारे वो इस कलेश से दूर रहने का डिसाइड करता है। जब वो नया ड्रिंक ऑर्डर करता है, अचानक मे आकर आवाज लगाती है। मे पूछती है कि क्या वो कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स का मेंबर है। गुंडे मे पर कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं, पर गारू उन्हें चुप करा के पूछता है कि उसे क्या चाहिए। मे खुद को लाइट की लॉयल मेड बताती है और कहती है कि वो काफी टाइम से अपने मास्टर को ढूंढ रही है। गारू का दिमाग चकरा जाता है कि उस नल्ले को कोई मास्टर क्यों बुलाएगा। उसकी थोड़ी हवा भी टाइट होती है। मे अपनी झूठी कहानी आगे बढ़ाती है और लाइट को एक नोबल फैमिली का की फिगर बताती है। गारू उस पे झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है, पर जब उसे रियलाइज होता है कि अगर ये सच है तो मोटी कमाई हो सकती है, तो वो लालच में बात सुनने लगता है। मे बताती है कि लाइट की हाल ही में डेथ हो चुकी है और वो उस जगह को चेक करना चाहती है जहां लाइट आखिरी बार दिखा था। गारू नखरे करता है कि एक रिस्की जॉब है, तो मे कैश से भरा बॉक्स दिखाती है। कैश देखते ही गारू की नीयत फिसल जाती है। वो सोचता है कि अगर ये सेटअप भी हुआ तो वो आराम से इस लड़की का सिस्टम हैंग कर देगा। ये शातिर भेड़िया झूठ फेंकता है कि वो ये काम पैसों के लिए नहीं बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि लाइट उसका बेस्ट पार्ट था। वो इस मिशन के लिए एलीट पार्टी बनाता है। कुछ घंटों बाद मे और गारू अपने गूंज के साथ एबिस में खड़े हैं। गारू मे पर फीस्ट करने का क्रीपी प्लान बनाता है। इन थर्कियों का कैरेक्टर डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। जल्द ही वो स्पॉट पर पहुंचते हैं। गारू कंफर्म करता है कि यहीं पर लाइट पर मॉन्स्टर ने अटैक किया था और टेलीपोर्टेशन ट्रैप ट्रिगर हुआ था। ये सुनते ही मे घुटनों के बल बैठकर रोने की जबरदस्त एक्टिंग शुरू कर देती है। गारू झूठी सिंपैथी दिखाते हुए फायदा उठाने आगे बढ़ता है, पर अचानक मे अपनी टोन स्विच करती है। उसकी आवाज एकदम खतरनाक हो जाती है। वो गुस्से में बोलती है कि उसे रिग्रेट है कि वो वक्त पर समन नहीं हुई, वरना वो इन स्कम बैग्स को उसके मास्टर को धोखा देने से रोक लेती। ये सुनकर गारू को बड़ा झटका लगता है और वो उछलकर दूर जा गिरता है। वो डर कर पूछता है कि क्या वो उस पे स्पाई करने आई है, पर मे धमकाती है कि अगर उसने एक और सिली एक्यूजेशन लगाया तो वो उसकी वहीं पेटी बना देगी। मे के टेरिफाइंग ऑरा से सारे वेयरवुल्व्स डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। गारू की तो पैंट गीली हो जाती है और वो सोचता है कि क्या उसने फीमेल गोकू से पंगा ले लिया है। जब गारू को लगता है कि उसका टिकट कटना तय है, ठीक उसी वक्त लाइट वहां टपक पड़ता है। वो मे को शांत होने को कहता है क्योंकि गारू तो उसका अपना खिलौना है। लाइट की आवाज सुनकर गारू कांपने लगता है। लाइट अपना हुड हटाता है और उसे पुराने दोस्त की तरह ग्रीट करता है। जब बाकी वुल्व्स गारू से आंसर्स मांगते हैं तो गारू अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लाइट को ट्रोल करता है। उसे डम फूल बुलाकर कहता है कि उसने लेवल 150 के एडवेंचरर से पंगा लेने की हिम्मत कैसे की। वो फेंकता है कि लाइट का काम तमाम करके वो किंग ऑफ द बीस्ट फोक बनेगा, पर लाइट फेज नहीं होता। वो कहता है कि इन कीड़ों की औकात उसकी लेवल 130 से ऊपर की वुल्व्स आर्मी के आगे कुछ नहीं है। जैसे ही वुल्व्स लाइट पर चार्ज करते हैं, मे ब्लिंक ऑफ एन आई में उन सब का सर धड़ से अलग करके उन्हें पैक कर देती है। लाइट उसकी तारीफ करके उसे एग्जिट गार्ड करने भेजता है। गारू वापस ब्रैगिंग चालू करता है कि ह्यूमंस उसके दिमाग को मैच नहीं कर सकते। लाइट काउंटर करता है कि मे ने अभी उसके आदमियों को आसानी से क्लैप कर दिया। गुस्से में गारू और उसकी बची स्क्वाड लाइट पर चार्ज करती है, पर लाइट उन्हें पिंग पोंग बॉल्स की तरह हवा में उछाल देता है। अपनी बेइज्जती देखकर गारू अपना लेवल 500 का फेनेरिल समन कर लेता है, पर मिजेट ओवरलॉर्ड लाइट उसे वीकलिंग बोलता है। वो मॉन्स्टर अपना सबसे पावरफुल ब्लास्ट फायर करता है, पर लाइट उस अटैक को इजीली टैंक कर लेता है। ये देखकर वुल्व्स शॉक में चले जाते हैं। फिर लाइट एक और भी ज्यादा पावरफुल फेनेरिल समन करता है जो गारू के मॉन्स्टर को आइस क्यूब्स में बदल देता है। गारू की बोलती बंद हो जाती है, पर उसके छोटे दिमाग का पूरा मेल्ट डाउन तब होता है जब वो देखता है कि लाइट अब सीधा लेवल 9999 पर है। भाई, ये लेवल 9999 का प्लॉट आर्मर ही अलग है। गारू समझ जाता है कि वो कुक हो चुका है। वो माफी की भीख मांगते हुए फेंकता है कि उसे ये मिशन करने के लिए फोर्स किया गया था। लाइट उसकी क्लास लगाते हुए पूछता है कि गवर्नमेंट माइस्ट्रो का टिकट क्यों कटवाना चाहती है। गारू कहता है उसे नहीं पता। जब उसके हेंचमैन झूठ बोलकर बचने की कोशिश करते हैं तो मे उन्हें पिज्जा की तरह स्लाइस करके पैक कर देती है। इसके बाद लाइट गारू को सीधा अपने थ्रोन रूम में टेलीपोर्ट करता है, जहां लाइट के गॉड टियर आदमियों को देखकर उस डम वुल्फ का सिस्टम हमेशा के लिए हैंग हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि लाइट के सारे सोल्जर्स गॉड टियर लेवल्स के हैं। अपनी औकात समझते हुए गारू रोते हुए लाइट को गॉड बुलाता है। लाइट भी मौके का फायदा उठाकर अपनी पावर्स फ्लेक्स करता है और एक विलन वाली स्पीच देता है कि वो कैसे सरफेस वर्ल्ड पर अपना पूरा कब्जा जमाएगा। कुछ महीनों बाद एक बड़ा टाइम स्किप आता है। लाइट अपने क्वार्टर टीम के साथ आखिरकार अपने होम टाउन वापस लौटता है। वो आगे भागता है इस उम्मीद में कि वो जल्द ही अपनी फैमिली से रीयूनाइट करेगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसका पूरा होम टाउन और उसकी फैमिली को किसी अननोन फोर्स ने हमेशा के लिए पैक कर दिया था। ये दर्दनाक नज़ारा देखकर लाइट पूरी तरह ट्रॉमेटाइज हो जाता है। बेचारे का कैरेक्टर डेवलपमेंट आंसुओं से शुरू हो रहा है।
स्टोरी 6 महीने और आगे बढ़ती है। लाइट अपने पेरेंट्स की कब्र पर प्रार्थना कर रहा होता है। जब उसे याद आता है कि उसके भाई बहनों की बॉडीज कभी नहीं मिली तो वो कसम खाता है कि वो उन्हें ढूंढ निकालेगा। उसके साथ आए 2 गार्ड्स नेमुमू और गोल्ड इस सीरियस माहौल में भी अपने हाउसिंग प्लान्स पर बहस करने लगते हैं। ये तो अलग ही नशा करके बैठे हैं। लाइट उन्हें टोकता है और कहता है कि अभी लॉजिंग भूल जाओ और इंटेल इकट्ठा करने पर फोकस करो। वो एक समझदार लीडर की तरह समझाता है कि सीधे वॉर में कूदना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, भले ही उनके दुश्मन सरफेस वर्ल्ड से टक्कर लेने वाले ओपी फोर्सेस क्यों ना हो। गोल्ड भी इस लॉजिकल प्लान से अग्री करता है। जब नेमुमू पूछती है कि वो पड़ोसी देशों से इंटेल क्यों जमा कर रहे हैं तो लाइट एक्सप्लेन करता है कि उसे शक है कि उसके होम टाउन का तबाह होना इस बात से जुड़ा है कि लोग उसे माइस्ट्रो समझ रहे हैं। वो जानना चाहता है कि एक माइस्ट्रो के पीछे इतना बड़ा कलेश करना बनता है। लाइट गुस्से में डिसाइड करता है कि अगर इस सब के पीछे का सच बुराई से भरा हुआ निकला तो वो इस दुनिया को एक जलती हुई नरक में बदल देगा। ये सुनकर गोल्ड उसे वॉर्न करता है कि वो अपनी औकात में रहे और ब्लड लस्ट को एट बे रखे, वरना आसपास के लोग डर जाएंगे। फिर लाइट एक सस्ती क्वालिटी का बैटमैन मास्क पहनता है और अपने मास्टर प्लान के नेक्स्ट स्टेज के लिए निकल पड़ता है। लो भाई, सस्ता बैटमैन इन द हाउस। आसमान की तरफ घूरते हुए नेमुमू लाइट से पूछती है कि डागस सिटी में उनका पहला काम क्या होगा, पर गोल्ड उसे टोक कर कहता है कि अपने मास्टर से ढंग से और संभल कर बात करे। नेमुमू कंफ्यूज हो जाती है। तब लाइट उसे समझाता है कि सरफेस वर्ल्ड में वो अपना रियल लाइट नाम यूज नहीं करेगा, बल्कि एक विजिलेंटे गिमिक नाम डार्क यूज करेगा। ये सुनकर नेमुमू माफी मांगती है। गोल्ड और डिटेल में समझाता है कि रियल नाम यूज करने से कॉन्कोर्ड ऑफ ट्राइब्स उन्हें तुरंत ट्रैक कर लेंगे। लाइट अपना प्लान बताता है कि सबसे पहले वो डार्क नाम से एक एडवेंचरर की तरह रजिस्टर करेगा और क्वेस्ट्स करके अपनी रैंक बढ़ाएगा ताकि उसकी पहुंच एरिया के बड़े लोगों तक हो और वहां से इंटेल निकाल सके। जब वो डागस के पास पहुंचते हैं तो लाइट वहीं आसपास सेटल होने का डिसाइड करता है। ये सुनकर गोल्ड बहुत खुश हो जाता है। जंगल से गुजरते हुए वो देखते हैं कि कुछ बौने यानी ड्वार्फ एडवेंचरर्स कुछ ह्यूमन मर्चेंट्स को बुली कर रहे हैं। ड्वार्फ्स उन्हें धमकी देने लगते हैं, पर हमारी ओवरपावर्ड ट्रियो को उन ड्वार्फों का सिस्टम हैंग करने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं। पल भर में उन्हें उल्लू बनाकर उनकी पेटी बन जाती है। ये बवाल देखकर मर्चेंट इतना इंप्रेस होता है कि वो उन्हें अपनी कैरेज में राइड ऑफर करता है। पर जब लाइट उसे बताता है कि वो लोग अभी नए हैं और एडवेंचरर बनना चाहते हैं तो मर्चेंट का जबड़ा जमीन पर गिर जाता है। मतलब इतने ओपी लोग और अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। मर्चेंट उन्हें बताता है कि वो बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि डागस ड्वार्फ किंगडम का सबसे सदर्न मोस्ट सिटी है, जिसके ईस्ट में ह्यूमन किंगडम और वेस्ट में एल्वन क्वीनडम का बॉर्डर लगता है। इन देशों में डिस्प्यूट्स और कलेश तो बहुत है, पर यहाँ के डंजन्स की क्वालिटी इतनी हाई है कि सारे बढ़िया एडवेंचरर्स यहीं आते हैं, जिससे ये रूरल सिटी होने के बावजूद काफी प्रॉस्परस और अमीर बन गई है। चूंकि यहाँ काफी ह्यूमंस आते हैं, इसलिए मर्चेंट यहाँ उनके हिसाब से एक होटल चलाता है। गेट ऑफ डागस पहुंचकर मर्चेंट खुद को कर्नल के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और टीम को ड्रॉप करके उन्हें अपने होटल में फ्यूचर में नाइट स्टैंड करने का इनवाइट देता है। शहर में घूमते हुए गोल्ड और नेमुमू बच्चों की तरह बहस करते हैं कि उनका पहला सर्फेस टूर कहाँ होगा। गोल्ड नोटिस करता है कि यहाँ बहुत सारी वेपन शॉप्स हैं। लाइट एक्सप्लेन करता है कि यहाँ एडवेंचरर्स का इन्फ्लक्स बहुत है और ड्वार्फ्स तो वैसे भी ब्लैक स्मिथिंग यानी लोहार के काम में नेचुरली ओपी होते हैं। जब वो गिल्ड हॉल पहुंचते हैं तो वहां मौजूद सभी लोग उनसे दूर हट जाते हैं। ये देखकर लाइट कंक्लूड करता है कि इस रीजन में भी ह्यूमंस को कचरा ही समझा जाता है। रैंक असेसमेंट के बाद लाइट को एक बार फिर से सबसे नल्ली एफ रैंक पकड़ा दी जाती है। ये देखकर नेमुमू रिसेप्शनिस्ट पर बुरी तरह चिल्ला पड़ती है, क्लेम करती है कि उसका मास्टर एफ रैंक का नहीं हो सकता। पर रिसेप्शनिस्ट पूरे ठंडे दिमाग से बताती है कि यहाँ सभी का स्टार्टिंग लेवल एक ही होता है, चाहे तुम गॉड टीयर ही क्यों ना हो। वो चिल्ला चिल्ला कर दावा करती है कि हमारा लाइट एक ओमेगा चैट है, इसकी औकात सीधा एज गार्डियन गॉड्स जैसी है, इसलिए इसको एस रैंक से भी ऊपर का कोई यूनिक रैंक मिलना चाहिए। पर रिसेप्शनिस्ट दीदी भी फुल फॉर्म में थी। वो सीधा नेमू को अनोइंग डिमविट यानी एक नंबर की मंद बुद्धि बोल देती है। भाई क्या ही बेइज्जती है। लाइट बेचारा वहां शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और चुपचाप एफ रैंक एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद ये लोग गिल्ड से निकलकर कर्नल के होटल पहुंचते हैं। लाइट वहां सीधा बॉस वाली एंट्री मारता है और डिमांड करता है कि उसे होटल का पूरा टॉप फ्लोर रेंट पर चाहिए। साथ ही स्ट्रिक्ट रूल लगाता है कि कोई भी स्टाफ मेंबर वहां कदम नहीं रखेगा। इसके बाद वो कैश से भरा एक बड़ा सा बैग कर्नल के मुंह पर मारता है। पहले तो कर्नल नखरे दिखाता है कि लाइट ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो पैसे नहीं ले सकता। पर जब लाइट इसको अपनी स्पेशल रिक्वेस्ट का नाम देता है तो कर्नल बेचारा खुशी खुशी मान जाता है।
रूम में आते ही लाइट अपना ओवरपावर्ड जलवा दिखाता है और ढेर सारे प्रोटेक्शन स्पेल्स कास्ट कर देता है ताकि कोई उनकी बातें चोरी छिपे ना सुन सके। वो गोल्ड और नेमू को चिल मारने को कहता है, पर नेमू रोने लगती है कि लाइट को खुद इस डेंजरस मिशन पर आने की क्या जरूरत थी, वो अकेले ही इन दुश्मनों का टिकट काट देते। ये सुनते ही लाइट का ईगो हर्ट हो जाता है। वो अपना भयंकर ऑरा दिखाकर नेमू की हवा टाइट कर देता है और गुस्से में कहता है कि उसकी रिवेंज प्लानिंग से उसे ही बाहर निकलने की कोशिश ना करे। डर के मारे नेमू तुरंत माफी मांगने लगती है। लाइट को बाद में रियलाइज होता है कि उसने थोड़ा ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, तो वो सॉरी बोलता है, पर नेमू अपना सिंप मोड ऑन कर लेती है और रिस्पेक्ट दिखाने के चक्कर में लाइट के पैर चूमने लगती है। ये अजीब फेटिश देखकर गोल्ड तुरंत रोस्टिंग चालू करता है और नेमू को ब्राजर्स मॉडल बोल देता है। भाई ये क्या लॉजिक चल रहा है इनके बीच, स्क्रिप्ट राइटर ने पक्का सस्ता नशा किया है। अगले दिन ये लोग डंजन के पास पहुंचते हैं जहां बर्गर किंग से भी लंबी लाइन लगी होती है। लाइट नोटिस करता है कि लाइन में एक भी एल्फ मौजूद नहीं है। लाइट एक्सप्लेन करता है कि ड्वार्फ किंगडम और एल्विन क्विंगडम के बीच इस डंजन पर कब्जा जमाने के लिए डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए यहाँ एल्व्स नहीं आते। तभी कुछ छपरी और मिस्टीरियस एडवेंचरर्स पूरी चौड़ में आकर लाइन तोड़ देते हैं। लाइट देखता है कि उनमें से एक बंदा काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो वो हीरो बनकर उसे लाइन तोड़ने के लिए डांट देता है। ये सुनकर उस एंट वाले बंदे यानी काइडो की जल जाती है और वो अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है, पर उसका साथी यैन उसे रोक लेता है कि यहाँ कलेश करना ठीक नहीं होगा। उनके वहां से जाते ही बाकी एडवेंचरर्स लाइट की तारीफ करने लगते हैं। एक रुकी पार्टी तो इम्प्रेस होकर लाइट की टीम को थोड़ी इंटेल देती है और डंजन में भाग जाती है। डंजन के अंदर घुसते ही लाइट अपने सारे मैजिक लिमिटर्स हटा देता है, जिसके बाद उसकी टीम हवा में उड़ने लगती है। प्लॉट आर्मर ऑन पीक। दूसरी तरफ वो लाइन तोड़ने वाला घमंडी काइडो कुछ मॉन्स्टर्स का खेल खत्म करता है और ब्रैगिंग करने लगता है कि वो एल्विन क्विंगडम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। यान उसे अपनी एनर्जी बचाने को कहता है, पर काइडो का अलग ही रोना चल रहा है। वो कहता है कि उसे लेवल 1500 से और ऊपर लेवल अप करना है। यान वादा करता है कि वो अपनी साइंस और रिसर्च से उसकी मदद करेगा। इधर लाइट की टीम उन रुकी एडवेंचरर से दोबारा मिलती है, पर अचानक कुछ वुल्व्स डरते हुए भागते हैं और एक जाइंट मैंटिस यानी एक भयंकर कीड़ा वहां प्रकट हो जाता है। इस मैंटिस को देखकर रुकीज की पैंट गीली हो जाती है, क्योंकि ये टेरिफाइंग मॉन्स्टर तो 10 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुका था। रुकीज भागने और गिल्ड को रिपोर्ट करने का प्लान बनाते हैं, पर लाइट कहता है कि उसकी टीम इसका शिकार करेगी। रुकी लीडर समझाता है कि इससे भिड़ना सीधा सीधा मौत को दावत देना है, पर लाइट चिल रहता है। मैंटिस जैसे ही उन पर चार्ज करता है, हमारा सस्ता गिलगमिश यानी गोल्ड आगे आकर उसके क्लॉ स्ट्राइक को ब्लॉक करता है। कुछ देर तक तलवारें टकराने के बाद गोल्ड पीछे हटता है और मैंटिस की पावर की तारीफ करता है। फिर लाइट फायर लॉर्ड ओजाई जैसा एक भयंकर फायर मूव मारता है, पर मैंटिस सीधा ऊनो रिवर्स कार्ड खेलकर अटैक वापस उन्हीं पर फेंक देता है। उन्हें वहां से कूदकर बचना पड़ता है। ये देखकर रुकीज आपस में बहस करने लगते हैं कि उनके ग्रुप में सबसे बड़ा फ्रॉड कौन है, पर गोल्ड उन्हें चुप कराते हुए कहता है कि चुपचाप देखो और सीखो कि एक असली नाइट बैटलफील्ड पर हथियार कैसे चलाता है। गोल्ड बताता है कि सिर्फ ढाल से रोकना और तलवार से मारना ही बेस्ट अप्रोच नहीं है। जब मैंटिस उस पर अटैक करता है तो गोल्ड ढाल से ब्लॉक करके सीधा मैंटिस का हाथ शैटर कर देता है। वो चौड़े में कहता है कि उसने कैप्टन अमेरिका की मूवीज से सीखा है कि एक वेल टाइम्ड काउंटर तुम्हारी ढाल को एक डेडली वेपन बना सकता है। फिर वो मैंटिस का दूसरा हाथ काट देता है और ज्ञान पेलता है कि कॉम्बैट सिर्फ क्रिएटिविटी और स्किल का खेल है। रुकीज इंप्रेस होकर उसकी चाटने लगते हैं, पर लाइट कहाँ पीछे रहने वाला था। वो स्पॉटलाइट चुराते हुए पीछे से फायर एरोस की ऐसी बारिश करता है कि मैंटिस हिल जाता है। लाइट बताता है कि अब वो हवा में अपने अटैक्स की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, यानी मैंटिस अब उसके निशाने से बच नहीं सकता। लाइट स्पैम करके उसके बाकी लिम्स की भी पेटी बना देता है। मैंटिस भागने की कोशिश करता है तो लाइट फायर वॉल लगाकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। मिया नाम की फीमेल रुकी डर के मारे पगला जाती है। रास्ता बंद होने पर मैंटिस अपने पंखों से उड़ने की कोशिश करता है, पर नेमू हवा में लॉन्च होकर विंड ब्रीदिंग के फाइनल फॉर्म से उस राक्षस को पूरी तरह से एनहाइलेट कर देती है। मॉन्स्टर का वजूद ही मिट जाता है। इस पर गोल्ड शिकायत करता है कि ऐसी बेकार मौत दी कि लूटने के लिए कोई लूट आइटम ही नहीं बचा। नेमू बेचारी डरते हुए लाइट से माफी मांगने लगती है। कुछ देर बाद रुकी एडवेंचरर्स को उस मॉन्स्टर का कोर मिल जाता है। लाइट ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो इससे मैजिक जेम बनाकर रैंक अप कर सकता है। जब रुकी शॉक में लाइट से पूछते हैं कि क्या वो लोग एस रैंक एडवेंचरर्स हैं, तो लाइट हंसते हुए उन पर बॉम्ब फोड़ता है कि नहीं भाई, हम तो बस नल्ले एफ रैंक हैं। ये सुनते ही उन बेचारे रुकीज का सिस्टम पूरी तरह से हैंग हो जाता है और उनका दिमाग क्रैश कर जाता है। मैंटिस की पेटी बनाने के बाद मिया अपनी मैजिक से एक वाटर बॉल स्पेल क्रिएट करती है और लाइट और नीमू को उसमें अपने हाथ धोने के लिए इनवाइट करती है। भाई, हाथ धोने के लिए इतना हाई लेवल जादू? ये लोग अलग ही नशा करके बैठे हैं। हाथ धोने के बाद लाइट उन्हें माना वेस्ट करके हाथ धुलवाने के लिए धन्यवाद देता है। वो लोग भी लाइट को उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं और उसकी टीम को अपने साथ कैंप बनाने के लिए इनवाइट करते हैं।
लाइट पहले उन्हें मना करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहता, पर पार्टी का लीडर एलियो उसे याद दिलाता है कि अब डंजन से बाहर निकलने के लिए काफी अंधेरा हो चुका है। एलियो ये भी बताता है कि उसकी बहन मिया लाइट के साथ मैजिक पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से बेचैन हो रही है। उस रात जब वो सब कैंपफायर के पास बैठकर अपना डिनर खा रहे होते हैं तो लाइट मिया की तारीफ करता है कि वो एक बहुत ही कमाल की मेज है, पर मिया उदास होकर कहती है कि वो बिल्कुल भी महान नहीं है क्योंकि वो बिना मंत्र पढ़े या टैक्टिकल क्लास के स्पेल्स कास्ट नहीं कर सकती। इसी बीच एलियो, जिसे मैजिक का जीरो नॉलेज है, वो बीच में अपना ज्ञान पेलने आ जाता है। मिया उसे जोर से डांटती है और समझाती है कि मैजिक की 3 क्लासेस होती हैं। पहली होती है कॉम्बैट क्लास, जिसमें फायर एरो और आइस स्वॉर्ड जैसे स्पेल्स आते हैं जिन्हें सिंगल टारगेट के खिलाफ यूज किया जाता है। दूसरी होती है टैक्टिकल क्लास, जिसमें फायर वॉल जैसे स्पेल्स आते हैं जो लाइट ने थोड़ी देर पहले कास्ट किया था और ये एक बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं। और आखिरी होती है स्ट्रेटेजिकल क्लास स्पेल्स, जो इतने ओवरपावर्ड होते हैं कि इनसे सुनामी, अर्थक्वेक और मीटियोराइट्स आते हैं जिनका असर पूरी दुनिया पर होता है। लेकिन इस लेवल का मैजिक करने के लिए मेजर्स के एक पूरे ग्रुप को एक साथ माना जमा करना पड़ता है और लंबे मंत्र पढ़ने पड़ते हैं। मिया आके बताती है कि ड्रैगनवुड्स, एल्व्स, डार्क एल्व्स और डीमन किन ऐसी प्रजातियां हैं जिनके लिए एडवांस्ड मैजिक कास्ट करना एकदम आसान है, पर इंसानों की औकात इतनी नहीं होती। यही वजह थी कि मिया इतनी शॉक में थी जब उसने देखा कि लाइट जैसे एक इंसान ने बिना कोई मंत्र पढ़े इतना तगड़ा स्पेल कास्ट कर दिया। जब मिया पागलों की तरह फ्रीक आउट कर रही होती है तब लाइट के साथी उसे चढ़ाते हैं कि वो तो एक चलती फिरती मैजिक इंसाइक्लोपीडिया है। एलियो उसे शांत करने के लिए उसके सर को थपथपाता है और याद दिलाता है कि वो बचपन से ही इतनी टैलेंटेड थी कि उसे डचीज एकेडमी ऑफ मेज क्राफ्ट में एडमिशन के लिए रेफरल मिल गया था। वो उससे वादा करता है कि एक दिन वो इतनी स्ट्रांग बनेगी कि कामेहामेहा जैसे ओवरपावर्ड स्पेल्स भी कास्ट कर सकेगी। ये सुनकर लाइट पूछता है कि क्या ये एकेडमी प्रिंसिपैलिटी ऑफ द 9 में है, जिसे सभी नस्लों ने मिलकर बनाया था। एलियो इस बात को कंफर्म करता है और बताता है कि मिया उस प्रेस्टिजियस एकेडमी में इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि उनके पेरेंट्स का टिकट कट गया था, यानी उन्हें हमेशा के लिए पैक कर दिया गया था। यही वजह थी कि एलियो ने मिया और अपने बेस्ट फ्रेंड्स गिमना और वर्डी के साथ मिलकर ये पार्टी बनाई थी। उनका एक ही गोल है, डंजन एक्सप्लोर करके ढेर सारा पैसा कमाना ताकि वो मिया को उस एकेडमी भेज सकें। उनकी ऐसी भारी और इमोशनल बातें सुनकर लाइट उन्हें हौसला देता है कि वो अपना गोल जरूर अचीव करेंगे। जब एलियो लाइट से पूछता है कि उसकी ग्रुप ने एडवेंचरर बनने का क्यों सोचा, तो लाइट झूठी कहानी बनाता है कि उसके पेरेंट्स को उनके ही घर में किसी ने परमानेंटली पैक कर दिया था। उसके 2 ओपी मिनियंस भी इस झूठ में उसका साथ देते हैं और फेंकते हैं कि उस हमले के दौरान लाइट को भयंकर बर्न्स आए थे। वो कहते हैं कि वो लाइट के पेरेंट्स के कर्जदार हैं और इसीलिए उसके लिए एक ऐसी हीलिंग पोशन ढूंढ रहे हैं जो उसके बर्न्स ठीक कर सके। भाई क्या लेवल का झूठ चल रहा है यहाँ। तभी गिमरा थोड़ा ठरकी मोड में आकर पूछता है कि क्या निमूमू और गोल्ड चुपके चुपके स्मैशिंग यानी गुलछर्रे तो नहीं उड़ा रहे। ये सुनते ही दोनों इस एक्यूजेशन को डिनाई करते हैं और आपस में कुत्तों की तरह झगड़ने लगते हैं। वहीं एल्विन वॉरियर काइडो डंजन के किसी और हिस्से में कुछ मॉन्स्टर्स का सिस्टम हैंग कर रहा होता है। उसका साथी यान वहां से मटेरियल्स इकट्ठा करता है और उसे बताता है कि उन्हें अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए एक ह्यूमन को पकड़ना होगा। अगली सुबह लाइट और बाकी सब टाउन में घूम रहे होते हैं। तभी सलिवन और गिलबर्ट नाम के 2 एडवेंचरर्स उन्हें चीयर करने आते हैं और फिर अपनी टीम के साथ डंजन की ओर निकल जाते हैं। डंजन के अंदर टीम लाइट दोबारा एलियो के ग्रुप से मिलती है। मिया लाइट को बर्न्स के लिए एक स्पेशल ऑइंटमेंट देती है जो उसकी दादी ने उसे गिफ्ट में दिया था। भाई इस सस्ते ऑइंटमेंट के बदले लाइट उस बंदी को एक स्पेशल मैजिक ब्रेसलेट दे देता है जो कोई भी विश पूरी कर सकता है। ट्रेड देख रहे हो भाइयों, कहाँ मलहम और कहाँ विश ग्रांटिंग ब्रेसलेट। स्क्रिप्ट राइटर ने पक्का सस्ता नशा किया है। अगली सुबह लाइट निमूमू और गोल्ड को येटीज का शिकार करने भेजता है और खुद टेलीपोर्ट होकर अपने थ्रोन रूम पहुंच जाता है। वहां उसकी क्यूट वाइफूज उसका स्वागत करती हैं। लाइट अपनी पूरी क्वार्टेट को स्पेशल मिशंस पर भेजता है और सोचता है कि जब वो उस गद्दार साशा का गेम बजाएगा तो उसके चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन होगा। वेंजेंस प्लॉट आर्मर ऑन टॉप। उसी शाम सलिवन फॉरेस्ट में गिलबर्ट के साथ बात कर रहा होता है। वो हल्का होने के लिए टॉयलेट करने जंगल में जाता है, पर जब वापस लौटता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काइडो ने उसकी पूरी पार्टी की पेटी बना दी और सबको पैक कर दिया। सलिवन बेचारा डर के मारे भागने की कोशिश करता है, पर काइडो और यान उसे पकड़ लेते हैं और उसे पीटकर बेहोश कर देते हैं। वो दोनों घमंडी एल्व्स आपस में बात करते हैं कि वो इस इंसान को अपने खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के लिए ह्यूमन गिनी पिग की तरह यूज करेंगे। इन एल्व्स को तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद निमूमू गिल रिसेप्शनिस्ट के सामने उन जेमस्टोन्स का ढेर लगा देती है जो उसकी टीम ने रेड करके कमाए थे। वो रिसेप्शनिस्ट दीदी से डिमांड करती है कि लाइट की रैंक बढ़ाई जाए,
पर लेडी उसे याद दिलाती है कि उसने अभी हाल ही में रूल तोड़कर लाइट को एफ रैंक से सीधा डी रैंक पर प्रमोट करने का स्पेशल एक्सेप्शन किया है। लेकिन निमूमू थोड़ी पगली है, वो जिद करने लगती है कि उसके मिडिट किंग के लिए एक स्पेशल ओमनी चार्ट रैंक बनाई जाए। रिसेप्शनिस्ट लेडी दिमाग शांत रखते हुए समझाती है कि उसने जस्ट एज अ ह्यूमन एडवेंचरर रजिस्टर किया है, तो रूल्स के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकती। जब वो देखती है कि निमूमू अपनी एड से पीछे नहीं हट रही, तो वो उन्हें बताती है कि वो लोग एक स्पेशल फीट यानी कोई बड़ा काम अचीव करके लेवल अप कर सकते हैं। ये सुनकर लाइट के कानों में घंटी बजती है। उसी रात लाइट अपने साथियों के साथ एडवेंचरर स्लेयर के बारे में एक क्वेस्ट शीट पढ़ रहा होता है, जो आजकल खुलेआम लोगों की पेटी बना रहा है। सब अग्री करते हैं कि रैंक अप करने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, पर निमूमू पॉइंट आउट करती है कि उनके पास उस सस्पेक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो अब तक अनआइडेंटिफाइड है। इस पर गोल्ड दिमाग लगाता है और सजेस्ट करता है कि लाइट अपना एक स्पेशल अनलिमिटेड गाचा कार्ड यूज करे, जो किसी को भी ट्रैक डाउन कर सकता है। लेकिन लाइट उसे याद दिलाता है कि उसके गाचा कार्ड्स रैंडमाइज्ड होते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि उनका आरएनजी यानी लक हमेशा अच्छा ही हो। भाई, जब अनलिमिटेड गाचा पावर है तो आरएनजी का रोना क्यों? ये क्या लॉजिक है? तभी लाइट को एक अजब सी मिस्टीरियस और खतरनाक ऑरा फील होती है जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो तुरंत अपने साथियों को अलर्ट करता है और दोस्तों, ठीक उसी वक्त उनके ठीक सामने एक डार्क पोर्टल ओपन होता है, जिसमें सीधा मिया की बुरी तरह से घायल और बेहोश बॉडी उनके सामने आकर गिरती है। हमारा हीरो लाइट अपनी साथी माया को चेक कर रहा होता है। तभी वो मैजिकल ब्रेसलेट जो उसने गिफ्ट किया था, बिना किसी वजह स्नैप होकर जमीन पर गिर जाता है। भाई, लगता है इनका प्लॉट आर्मर यहीं से वीक होना शुरू हो गया था। कुछ वक्त बाद माया बेड पर नींद में बड़बड़ा रही होती है कि उसे लाइट को एक बहुत अर्जेंट बात बतानी है। ये देखते ही लाइट तुरंत स्पेल कास्ट करता है, जिससे माया की चोटें ठीक हो जाती हैं। फिर वो एबिलिटी से उसकी मेमोरीज में डाइव करता है। फ्लैशबैक में एलियो की पार्टी को एक टीम इन्फॉर्म करती है कि एक स्लेयर लगातार इंसानों को निशाना बना रहा है। उन्होंने वॉर्न किया कि ये आम मॉन्स्टर नहीं हो सकता, क्योंकि मॉन्स्टर्स का सिस्टम इतना ओवरपावर्ड नहीं होता कि वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स के स्पेल्स एक साथ कास्ट कर सके। ये सुनकर माया एलियो को समझाती है कि उनका स्लेयर के सामने टिकना नामुमकिन है। दूसरी टीम भी उन्हें निकलने और वार्निंग फैलाने की एडवाइस देती है। उनके जाने के बाद जिमारा एलियो से आगे का प्लान पूछता है। एलियो जवाब देता है कि उन्हें इमीडिएटली चलना होगा, क्योंकि सनसेट में वक्त नहीं बचा है। रात में रूकी पार्टी पूरी रफ्तार से बढ़ती रही। थकन की वजह से वो घोड़ों की तरह हाँफ रहे थे। आखिरकार उन्होंने आराम करने का डिसाइड किया, पर एलियो घबराया हुआ था, क्योंकि उन्होंने हाफ डिस्टेंस भी कवर नहीं किया था। भाई, इनका नेविगेशन सिस्टम हमेशा स्लो ही रहता है। तभी येन और टाइडो आए और फ्रेंडली फिगर बनकर पूछा कि क्या वो मुसीबत में है। जिमारा ने पॉइंट आउट किया कि इनकी शक्लें पहचानी लग रही हैं, तो माया ने अज्यूम किया कि इन्होंने स्लेयर वाली ताज़ा न्यूज़ नहीं सुनी। माया के कहने पर एलियो ने उन्हें सारी इन्फो दे दी। उन विलन्स ने शुक्रिया अदा किया, पर जैसे ही रूकीज को लगा कि वो सेफ हैं, दोनों अपने ट्रैक्स कवर करने की बातें करने लगे। एलियो के पूछने पर दोनों ईविल मोड में स्विच हो गए और बोले कि अब इनको कीड़ों की तरह स्क्वॉश करने का वक्त आ गया है। रूकीज बुरी तरह कांपने लगे जब उन्हें एहसास हुआ कि काइडो ही वो खतरनाक स्लेयर है। सच सामने आते ही एलियो ने माया को भागने को कहा। बाकी लड़के काइडो को डिस्ट्रैक्ट करने सीधा उसकी तरफ भागे। भाई, इनकी ऐसी घटिया ओवर एक्टिंग पर रोना आता है। जैसे ही एलियो आगे बढ़ा, काइडो ने ब्लेड के एक स्विंग से उसकी पेटी बना दी। बाकी लूजर्स को अभी लॉजिक समझ नहीं आया और वो सेम फेट फेस करने चले गए। अपने दोस्तों की हालत देख माया डर से फ्रीज हो गई। तभी वर्डी अपनी घायल बॉडी उठाता है और माया को भागने को चिल्लाता है। इसे देख चिमारा भी उठ जाता है। दोनों गोजीटा लेवल का कॉम्बो मूव लगाने काइडो पर झपटते हैं, पर काइडो एक ब्रूटल स्लैश से उन दोनों का आफ्टर लाइफ का टिकट काट देता है। माया दर्द में चीख उठती है। ये देख यन चिल्लाता है कि एक्सपेरिमेंट के लिए उसको उन्हें जिंदा रखना था, पर काइडो उसे चुप कराता है कि जो भी लड़ने की कोशिश करेगा उसका सिस्टम वो क्रैश कर देगा। काइडो ने आगे जताया कि माया जिंदा है। यन मानता है कि ह्यूमन मेजेस इंपॉर्टेंट हैं, पर बाकी लड़के भी जरूरी थे। काइडो आगे से केयरफुल रहने का वादा करता है। जब काइडो घमंड से माया के पास गया तो उसने एक फोर्सफुल 3-वे का घटिया सजेशन दिया, पर येन को इस बेसिक डिजायर में इंटरेस्ट नहीं था। काइडो खुश था कि अब वो अकेले उसके साथ रैविश कर सकता है। भाई, राइटर लगता है सस्ते नशे करके स्क्रिप्ट लिख रहा था। माया डरकर रोने लगी, पर अचानक एलियो आखिरी दम पर उठकर उसे भागने को कहता है। काइडो खुश हुआ कि जिंदा ह्यूमन फिर मिल गया। एलियो जानता था कि वो ऑलरेडी गॉनर है, फिर भी उसने आखिरी स्ट्रेंथ से माया को पूरी हिम्मत दी। माया के निकलते ही एलियो ने गोल की शील्ड स्ट्रैटेजी यूज की और उस वॉनबी जैक द रिपर को पटक दिया। इस हरकत से पागल होकर काइडो ने लाइट स्पेल से उस बेचारे को एक जिंदा डोनट में बदल दिया। मरीन फोर्ट की सस्ती कॉपी यहाँ चल रही, पर येन ने उसे पूरी तरह पैक करने से रोका ताकि माया को पकड़ सके।
काइडो ने माया को कैच किया तो उसने उसे स्पाइनलेस लूजर कह दिया। ट्रिगर्ड होकर उसने लाइट स्पेल्स की बराज फायर की, पर विश ब्रेसलेट के बफ ने उसे सेफली बचा लिया। प्रेजेंट टाइमलाइन में यन बुरी तरह काइडो को डांट रहा होता है क्योंकि माया वहां से सेफली एस्केप हो गई। काफी बहस के बाद दोनों वापस बेस लौटकर नए एक्सपेरिमेंट का प्लान बनाते हैं, लेकिन अचानक लाइट वहां पूरी स्क्वाड के साथ अपीयर होता है। वो सबसे पहले एलियो का सिस्टम हील करता है और उन दोनों को पैक करके बदला लेने की कसम खाता है। जब लाइट कैजुअली कहता है कि उसने गिल्ड को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया तो काइडो ओवर कॉन्फिडेंस में उछलने लगता है, पर लाइट क्लियर करता है कि वो इन दोनों को बेयर हैंड से मिट्टी में मिला देगा। काइडो ओवर स्मार्ट बनकर अपने बेस्ट सोर्ड मूव से लाइट पर डायरेक्ट अटैक करता है, पर लाइट सब इजीली ब्लॉक करके एक सॉलिड गट पंच देता है जिससे उसका पूरा नेटवर्क हैंग हो जाता है। एल्विन लूजर यन तब मैजिक स्पेल्स की बराज मारता है, पर लाइट अपनी स्पेल रेंज से सब इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। काइडो अनॉय होकर रैंट करता है कि ग्रांडियस सोर्ड होते हुए वो अनबीटेबल क्यों नहीं है। फिर फ्लेक्स करता है कि वो सब माइस्ट्रो है क्योंकि माइस्ट्रो का प्योर डीएनए उसमें फ्लो कर रहा है। काइडो क्लेम करता है कि वो लाइट और क्रू से हर वे में सुपीरियर है, लेकिन लाइट इस सब माइस्ट्रो वाली फालतू इन्फो से इतना शेकन अप हो जाता है कि वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। वो डिसाइड करता है कि इन दोनों की यहाँ पेटी बनाने के बजाय इन्हें सीधा अबिस ले जाएगा ताकि इनसे और इन्फॉर्मेशन ड्रेन की जा सके। भाई हीरो का प्लान विलन से भी खतरनाक लग रहा है। ये सुनकर नेमुमू और गोल आगे बढ़ते हैं और यन को फेस ऑफ करते हैं। जैसे ही यन स्नैप करता है उसके मिनियंस डिफॉर्म होकर बीस्ट टाइप हाइब्रिड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यन फ्लेक्स करता है कि पहले वाले को डार्क एल्फ आइलैंड्स के रॉक लिजर्ड और दूसरे को ट्रोल के साथ परफेक्टली स्प्लाइस किया गया था। दूसरे हाइब्रिड को ध्यान से देखते ही स्क्वाड को रियलाइज होता है कि वो सलिवन का मॉफ्ट वर्जन है, जिसे देखकर सबको बुरी तरह डिस्गस्ट फील होती है। मैड साइंटिस्ट अपनी ब्रैगिंग चालू रखता है कि नेचुरल लिमिट्स सरपास करने के लिए उसे और ह्यूमंस चाहिए ताकि कुरामा जैसा अल्टीमेट पावरफुल फॉर्म क्रिएट कर सके जिसे हेवंस खुद गाइड करते हैं। लाइटस दरिंदे को मुंह बंद रखने को कहता है। उसके बाद वो गोल्ड और नेमुमू को उन मॉन्स्टर बॉडीज में फंसी आत्माओं को आजाद करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही यान अपने बीस्ट उनकी तरफ भेजता है, दोनों स्लैशेस से उनका टिकट काटने का ट्राई करते हैं, लेकिन अटैक होते ही मॉन्स्टर्स वापस खड़े हो जाते हैं। यान फेंकने लगता है कि उसके हाइब्रिड्स अपर मून डीमन से ज्यादा ड्यूरेबल हैं। ये देखकर लाइट दोस्तों के लिए परेशान होता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए काइडो अचानक लाइट पर मैजिक ब्लास्ट स्पैम करने लगता है। नेमुमो एक बीस्ट पर स्लैश करती है, पर वो मॉन्स्टर अपनी रफ स्किन से अटैक टैंक करके उसे पीछे धकेल देता है। फ्रॉड बुलाए जाने पर गोल्ड भी गुस्से में अटैक चार्ज करता है, लेकिन बीस्ट उसे भी पीछे पुश करता है। इन हाइब्रिड्स की ओवरपावर्ड एबिलिटी देखकर यान खुश होता है और उनके साथ टॉय करने की घिनौनी बातें करने लगता है। ये बकवास सुनकर नेमुमो गुस्से में सीधा बैंकाई अनलीश कर देती है। उसका साथ देते हुए गोल्ड अपनी स्वॉर्ड को ऑरा से पावर अप करता है। दोनों मिलकर एक तगड़ा कॉम्बो अटैक करते हैं जो उन हाइब्रिड्स की पेटी बना देता है। यान हैरान था कि उसके मॉन्स्टर्स रीजेनरेट क्यों नहीं हो रहे। जैसे ही वो उन्हें चेक करता है, नेमुमो सीधा उसके जॉनसन पर जोरदार किक मारकर सिस्टम हैंग कर देती है। भाई ऐसी लाट के बाद तो हार्डवेयर उड़ जाता है। इस बीच लाइट के आइस अटैक्स काइडो को जमीन पर गिरा देते हैं। काइडो को याद आता है कि इंजर्ड ह्यूमन एलियो ने कैसे खड़े होने की हिम्मत की थी। ये याद काइडो को अनॉय करती है और वो ग्रैंडियस स्वॉर्ड की अल्टीमेट पावर एक्टिवेट करता है। इस एबिलिटी से स्वॉर्ड के चारों तरफ एक पावरफुल बीम बनती है जिससे वो लाइट पर हमला करता है। लाइट गेत्सुगा टेंचो वाले अटैक को डॉज करता है तो काइडो टिकट काटने को ब्लेड फ्रैंटिकली स्विंग करता है, पर लाइट हवा में ऐसे डांस करता है जैसे उसके पास प्लॉट आर्मर हो। लाइट अटैक की बेइज्जती करके कहता है कि इसमें कोई सब्सटेंस नहीं। ये सुनकर काइडो ओवरड्राइव में चला जाता है, पर लाइट सब इवेट कर लेता है। जब काइडो बच्चों की तरह टैंट्रम थ्रो करता है तो लाइट डिसाइड करता है कि वो इसे स्पून फीड करेगा। लाइट बिना हिले चुपचाप खड़ा हो जाता है, जिसे देख काइडो अपना सबसे पावरफुल स्लैश फेंक देता है, लेकिन स्मोक हटने पर काइडो शॉक रह जाता है। उसका अटैक हवा में ही रुक गया था, जैसे गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक हो। भाई यहाँ तो पूरा सिस्टम ही कॉपी चल रहा है। काइडो डेस्परेटली और अटैक्स मारता है, पर लाइट उन्हें एफर्टलेस ब्लॉक करके बीम कैंसिल कर देता है। काइडो सदमे में घूरता है। लाइट उसके पेट में पंच मारकर सॉकर बॉल की तरह हवा में फेंक देता है। जब दरिंदा तड़प रहा होता है तो लाइट याद दिलाता है कि अभी इंटेरोगेशन बाकी है। वो साफ कहता है कि उसका टिकट तब तक नहीं कटेगा जब तक वो खुद मौत की भीख ना मांगे। ये सुनकर काइडो कांपता है और गिड़गिड़ाकर पैक ना होने की भीख मांगता है। वो रिवील करता है कि वो व्हाइट नाइट्स का अगला कैप्टन था और रोते हुए सब उकलने का प्रॉमिस करता है। लेकिन लाइट को उन रुकी एडवेंचरर्स की याद आती है जिन्होंने मास्क उतारने को जान गंवाई थी। लाइट एल्विन लूजर से कहता है कि अगर वो उस पे एक छोटा स्क्रैच भी लाया तो जिंदा जाने देगा। फिर वो मजाक में लेजेंडरी हीरो बुलाकर अपना दम दिखाने को कहता है, पर काइडो डरकर भागने लगता है। भाई लगता है राइटर ने सच में लॉजिक बेच खाया है। तभी लाइट लेग के आर पार मैजिक बीम फायर करके उसे गिरा देता है। ऊपर खड़े होकर लाइट उसे स्पाइनलेस कावर्ड बुलाता है। इसके बाद लाइट वर्डी और जिमरा को फाइनल रिगार्ड्स भेजता है ताकि उन्हें अबिस में बरी करे, पर तभी दोनों डम विलन्स पूछते हैं कि अब उनका क्या होगा। लाइट बोलता है कि वो साथ जाएंगे क्योंकि उन्हें इंटेरोगेट करना है। जब काइडो पहली मुलाकात और लाइन तोड़ने वाले इंसिडेंट को याद करता है तो लाइट कहता है कि रिग्रेट है उनका सिस्टम पहले क्यों नहीं हैंग किया। फिर वो स्पेल से सबको सीधा थ्रोन रूम टेलीपोर्ट करता है। वहां वो इन्फॉर्म करता है कि ये अबिस का डीपेस्ट हिस्सा अब उनका घर है।
जब चारों साथी शो अप होते हैं, लाइट बताता है कि कैसे यान और काइडो ने ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वो उन्हें माइस्ट्रो की इंटेरोगेशन के लिए लाया है। चारों का खून खौल उठता है और वो कसम खाते हैं कि इन्हें वर्स्ट ब्रूटैलिटी फील करवाएंगे। पर लाइट ऑर्डर देता है कि जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट ना हो, इनका टिकट मत काटना। फिर वो गोल्ड को एलियो हील करने और नेमुमू को रेस्ट करवाने में मदद का कहता है। जब विलेन डुओ वापस भीख मांगते हैं तो लाइट उन्हें बुरी तरह डांट कहता है। वो बताता है कि उन्हें बिल्कुल वही सेम ट्रीटमेंट मिलेगा जो उन्होंने मासूम ह्यूमंस को दिया था। जब मिया जागती है तो लाइट अश्योर करता है कि एलियो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर वो उसे जिमरा और वर्डी के हेयर लॉक्स थमाता है और बताता है कि उनकी पेटी बन चुकी है। ये खबर सुनकर मिया के आंसू बहते हैं और वो शुक्रिया अदा करती है। अगली सुबह रिसेप्शनिस्ट लाइट को सी रैंक प्रमोशन का इन्फॉर्म करती है। लाइट थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसने एडवेंचरस लेयर को ऑफिशियली पैक नहीं किया था, पर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इसके लिए वैल्यूबल थी। शाम को एलियो और मिया आकर बताते हैं कि उन्होंने एडवेंचरिंग छोड़ दी है। वो होम टाउन जा रहे हैं क्योंकि जिमरा और वर्डी के बिना नई पार्टी नामुमकिन है। उनके जाने के बाद लाइट अबिस रिटर्न करता है। वहां मे और एली सारी इंटेलिजेंस बताते हैं जो काइडो और यान से टॉर्चर करके निकाली थी। इस डेटा से लाइट दरिंदों की पेटी बना देता है। एली लाइट को इन्फॉर्म करती है कि उनका मास्टर रिवेंज प्लान बिल्कुल रेडी है। ये प्लान घमंडी साशा दी एल्फ के खिलाफ था, पर यह आसान नहीं था क्योंकि उसके सभी मेंबर्स सब मेस्ट्रोस थे। जब एली अपना दिमाग लगाती है और सजेस्ट करती है कि वाइस कैप्टन माइकल को हॉस्टेज बनाया जाए, जो कि साशा का फियांसे भी है, तो लाइट प्रेस करता है और तुरंत प्लान बिगिन करने का ऑर्डर देता है। कुछ दिनों बाद साशा रॉयल कैरेज में मेड को बता रही होती है कि वो माइकल को कितना अडोर करती है। बुढ़ी मेड एडवाइस देती है कि वो वर्कआउट करनी चाहिए ताकि वो शादी की ड्रेस में फिट हो सके। तभी उनका कैरेज एक ह्यूमन मर्चेंट से टकरा जाता है और ड्राइवर गरीब को कोड़ों से पीटने लगता है। जब साशा मेड से बकवास करती है कि इंसान कितने वर्थलेस है, अचानक उसकी नजर एली में लाइट पर पड़ती है। वो शॉक होकर वेरीफाई करने पीछे भागती है। भाई, इसका दिमाग ही पूरे सिस्टम से बाहर गया है। एली में घुसकर वो खुद को तसल्ली देती है कि लाइट जिंदा नहीं हो सकता। जल्द ही वो डेड एंड पर पहुंचती है। उसे लगता है आंखों का इल्यूजन था, लेकिन मुड़ते ही उसे दीवार पर एक पेपर मिलता है। उसमें लिखा था कि लाइट जायंट टावर पर उसका वेट कर रहा है। ये पढ़ते ही वो डर से चीखती है और मेड भाग कर आती है। वो फ्रॉड क्वीन रोते हुए रैंट करती है कि लाइट का जिंदा होना सब बर्बाद कर देगा। उसकी पेटी बनाकर ही वो अर्ल की अडॉप्टेड बेटी बनी थी। उसे डर था कि वो महल, रिवॉर्ड मनी और माइकल के साथ एंगेजमेंट खो देगी, पर इस बेवकूफ को नहीं पता था कि लाइट और एली ऊपर से उसकी नौटंकी देख रहे थे। वो आत्मा तड़पाने का रूथलेस प्लान बना रहे थे। वहीं कैसल में 2 वाइट नाइट्स एक ह्यूमन बॉडी को टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं। एक नाइट चरफैट अपने ह्यूमन स्लेव के मेलन्स को पिलोज की तरह यूज करता है। चरफैट कैप्टन हार्डी को इन्फॉर्म करता है कि बेवकूफ काइडो ने स्वॉर्ड चुराई और एक ह्यूमन से पिटकर गायब हो गया। जब चरफैट रोते हुए कंप्लेन करता है कि उन्हें काइडो का कचरा साफ करना पड़ेगा, तो मस्ट नाम का नाइट उसे टोकता है। वो याद दिलाता है कि ये उनकी ड्यूटी है, पर चरफैट वहां कोजी रहना प्रेफर करता है। तभी ह्यूमन डार्ट बोर्ड कानों में चाकू लगने से चीखने लगता है। चरफैट लड़कियों को उसका टिकट काटने का ऑर्डर देता है। लड़कियां बहस करती हैं कि वो स्लेव के साथ जो चाहे करेंगी। मस्ट उन्हें चुप कराता है और स्पीच देता है कि ह्यूमंस को शानदार विदाई देना उनकी ड्यूटी है। भाई, यहाँ क्या सस्ती पोएट्री चल रही है? उनकी बहस के बीच अचानक कैप्टन हार्डी चुप रहने का ऑर्डर देता है। उसका ऑरा इतना टेरिफाइंग था कि उड़ते पंछी जमीन पर गिरने लगते हैं। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम हैंग हो गया, एकदम ओवरपावर्ड एंट्री। वो निया और किया को स्लेव स्टॉर्मेंट करने से रोकता है क्योंकि इससे बैटलफील्ड स्किल्स खराब होंगी। वो मस्ट को अपना जजमेंटल माइंडसेट छोड़ने को कहता है। फिर हार्डी चरफैट को उस ह्यूमन डार्ट बोर्ड को पैक करने का सिग्नल देता है और मस्ट को अपना मिशन कंप्लीट करने का स्ट्रिक्ट ऑर्डर सुनाता है। सबके जाने के बाद हार्डी चरफैट को ह्यूमंस वाले फ्लिंग्स मिनिमम रखने को कहता है। वो याद दिलाता है कि एल्व्स में माइस्ट्रो जीन्स है और व्हाइट नाइट्स ने इस पावर को अवेकन कर लिया है। जब चरफैट पॉइंट आउट करता है कि मस्ट के अलावा सब ने मैक्सिमम कैप हिट कर ली है, तो कैप्टन प्योर जीन्स पल्यूट ना करने की हिदायत देता है। चरफैट हंसते हुए कहता है कि वो बस लेडीज के साथ फन कर रहा है। उसकी घिनौनी बातें सुनकर सेडिस्ट ट्विंस भी उसे क्रीप बुलाती हैं। जब वो नाइट नई डंजन रेड पर चलने का ऑफर देता है तो हार्डी डिक्लाइन कर देता है। वो बताता है कि काइडो के मेस पर रॉयल ऑर्डर्स जल्द आने वाले हैं। जाते हुए हार्डी डिक्लेयर करता है कि क्वीन का नाम खराब करने वाले की बुरी तरह पेटी बना दी जाएगी। चरफैट एग्री करता है। उसी शाम साशा की नींद अचानक टूट जाती है जब जमीन बुरी तरह कांपने लगती है। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि एली दूर बैठकर पावरफुल स्पेल कास्ट करके एक जायंट टावर खड़ा कर रही थी। अगले दिन एक एल्विन मर्चेंट स्लेव्स ट्रांसपोर्ट करते वक्त एक जायंट मॉन्स्टर से टकराता है। वो डरकर जान बचाकर भाग जाता है। कुछ देर बाद एक बार में एक स्लेव मर्चेंट फ्रस्ट्रेट होकर रोता है कि मॉन्स्टर अटैक से उसका स्टॉक खत्म हो रहा है। वहां बैठे एल्व्स स्पेक्यूलेट करते हैं कि ये नए जायंट टावर की वजह से है। दूसरी तरफ सारे एडवेंचरर्स एक पोस्टर घूर रहे होते हैं।
उसमें जायंट टावर की इन्फो देने वाले के लिए एक बड़ा कैश रिवॉर्ड प्रॉमिस किया गया था। भीड़ में लाइट की टीम भी मौजूद थी। वो खुश थे क्योंकि टावर उन्हें इजी रैंकअप दिलाएगा। जब घटिया एल्व्स की नज़र नेमुमू पर पड़ती है तो वो पार्टी करने की डिमांड करते हैं। उनका इंटेंशन उसका फायदा उठाना था, पर नेमुमू गुस्से में भगा देती है और कहती है कि लाइट अकेला मास्टर है जिसे वो सर्व करेगी। लाइट सिचुएशन शांत करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन गवार एल्व्स वायलेंट होने लगते हैं। इसे देख लाइट एक थंडरबोल्ट समन करके उन्हें भगा देता है। इनका तो प्लॉट आर्मर एक्सपायर हो गया। उसी वक्त लोगों को रियलाइज होता है कि ये स्क्वाड ब्लैक मॉटली टीम है। ये टीम अपने ओवरपावर्ड स्टेटस के लिए पूरे टाउन में फेमस थी। आगे बढ़ते हुए लाइट कहता है कि वो प्लीज्ड है क्योंकि सब कुछ उसके मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। कहीं दूर फॉरेस्ट में जालिम एल्व्स एक बेचारी ह्यूमन लड़की को कुत्ते की तरह घुमाकर गालियां दे रहे थे। जब वो थकान से गिरती है तो दरिंदे चिल्लाते हैं। तभी एक खौफनाक मॉन्स्टर आता है और सारे एल्व्स को इंस्टेंटली पैक कर देता है। वो लड़की शॉक में देखती है कि मॉन्स्टर उसे खा जाएगा, पर वो चला जाता है। तभी वहां ठग शो अप होते हैं और लड़की सोचती है सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, पर वो पोशन यूज करके उसकी इंजरीज हील करते हैं। फिर वो आओ यूकी को रिपोर्ट करते हैं कि एक और ह्यूमन स्लेव बचा लिया। दूसरी तरफ आओ यूकी टावर पर बैठी थी, जहां एली मल्टीपल मॉन्स्टर्स कंट्रोल करने पर उसकी तारीफ करती है। जब एली लाइट के इंटेंशंस पर डाउट करती है तो उनकी प्यारी कॉन्वर्सेशन हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। आओयूकी के मिनियंस सही वक्त पर उन्हें इंटरप्ट करते हैं। वो इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने स्लेव्स को सेफली होम ट्रांसपोर्ट कर दिया है। शाम को एली रियलाइज करती है कि टावर तक पहुंचना कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि वहां लेवल 1000 के ओवर पावर्ड मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। भाई राइटर ने पावर का सिस्टम ही हैंग कर दिया। फिर भी एली डिटर्मिन्ड रहती है कि वो लाइट का हमेशा के लिए टिकट कटवा देगी। अगली सुबह एलीट्स की एक मीटिंग में चांसलर व्हाइट नाइट्स को भेजने का सजेशन देता है, पर हार्डी तुरंत टोकता है कि ये एक हॉरिबल आइडिया है। क्वीन लिफ हार्डी का साथ देती है और बाउंटी पर और ज्यादा रिवॉर्ड मनी ऐड करने का डायरेक्ट ऑर्डर पास करती है। मीटिंग के बाद हार्डी अपनी मां लिफ के साथ टी पीता है। दोनों आपस में ये डीपली डिस्कस करते हैं कि ये जायंट टावर असल में आर्च फील्ड के रिटर्न को सिग्निफाई करता है। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्द ही सारे ह्यूमंस की पेटी बना देनी चाहिए, क्योंकि माइस्ट्रो जो उनकी रेस को एनाहिलेट करेगा वो एक ह्यूमन ही होगा। अगले दिन जब लाइट और उसकी गैंग एक मीटिंग में जाते हैं तो घमंडी साशा बॉसी टोन में लाइट को मास्क हटाने को कहती है। जब लाइट मास्क हटाने से इनकार करता है तो साशा गुस्से में थप्पड़ मारकर उसका मास्क गिरा देती है। कुछ वक्त पहले के फ्लैशबैक में चलते हैं। साशा एडवेंचरर जोन में 2 लेवल 300 के फाइटर्स के साथ आई थी। उनका एज एन एडवेंचरर रेपुटेशन ठीक था, पर वो श्योर नहीं थी कि वो उसके किसी काम आएंगे। अचानक उसने लाइट की आवाज सुनी और तुरंत पहचानकर उसे रुकने का ऑर्डर दिया। जैसे ही वो पास आई, लाइट ने भी उस रेचेड आवाज को पहचान लिया। ये वही दरिंदी थी जिसने बिट्रेयल के वक्त उसकी इंसल्ट की थी, पर लाइट ने वहां अचानक लैश आउट नहीं किया। अगर वो वहां गुस्से में एक्ट करता तो उसका 3 साल लंबा रिवेंज प्लान पूरी तरह बर्बाद हो जाता। यहाँ उसका सेल्फ कंट्रोल एक बेहतरीन बफ की तरह काम कर रहा था। ये फ्लैशबैक वहीं खत्म होता है जहां साशा उसका मास्क गिरा देती है। नीमू आगे बढ़ती है, पर लाइट उसे काम डाउन करता है। जब वो हुड हटाता है तो साशा देखती है कि उसका फेस एक एलियन की तरह मॉर्फ्ड लग रहा है। ये शक्ल देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और खुद उसे वापस कवर करने को बोलती है। इसको कहते हैं कर्मा। जाने के बाद लाइट एक्सप्लेन करता है कि उसने फूल्स मास्क स्किल यूज की थी। वो अपनी टीम को शांति के लिए थैंक्स कहता है। साशा को जाते देख लाइट खुद को बहुत डम फील करता है। उसे रिग्रेट होता है कि 3 साल पहले उसने ये क्यों नहीं देखा कि साशा असल में एक ट्रैश थी। फिर वो टीम के साथ फॉरेस्ट में निकल जाता है, पर वो कंप्लीटली ऑब्लिवियस था कि जिन एल्व्स को उसने हम्बल किया था वो अभी तक स्टॉक कर रहे हैं। जल्द ही एल्व्स उनको बुरी तरह चेज करना शुरू कर देते हैं। लाइट पीछे मुड़कर वॉर्न करता है कि पीछा करेंगे तो टिकट कट जाएगा, पर एल्व्स रिफ्यूज करते हैं। आखिर वो एक जगह रुककर उनका वेट करते हैं। जब एनिमी एल्व्स वहां पहुंचते हैं तो लाइट जेन्युइनली शॉक्ड होता है कि उन्होंने सच में उसे कीप अप कर लिया था। जैसे ही वो थक कर हाफ रहे होते हैं, लाइट उनकी बेकार टेनेसिटी की थोड़ी तारीफ करता है, पर साथ ही ताना मारता है कि उनके टैलेंट को यूजफुल काम में नहीं लगाया जा रहा। जब एल्व्स ओवर कॉन्फिडेंस में ब्रैक करते हैं कि वो लाइट की पेटी बनाएंगे तो लाइट सिस्टम से मेरा को समन करता है और उन्हें पैक करने का ऑर्डर देता है, पर एल्व्स उसे ब्लफ समझते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक बहुत ही डरावनी और खौफनाक हंसी साफ सुनाई देती है, जिससे वो घबरा जाते हैं। एक टेरिफाइंग मेज उनके पीछे अपीयर होती है और कहती है कि मास्टर की इंसल्ट करने पर वो उनका सिस्टम हैंग कर देगी। इससे पहले कि एल्व्स कुछ रिएक्ट करें, मेरा अपने आर्म्स को भयंकर मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म करती है। वो उनके छोटे दिमाग पर टूट पड़ती है और चिल्लाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे भीख मांगते हैं। उन्हें पैक करने के बाद लाइट टाइम वेस्ट होने के लिए माफी मांगता है, पर मेरा खुशी से कहती है कि अपने किंग के लिए वो ऐसे 1000 बम्किन्स खाएगी। गोल्ड और नीमू डरते हैं, पर मेरा उन्हें कैजुअली याद दिलाती है कि वो सब आपस में प्यारे और अच्छे फ्रेंड्स हैं। उसी वक्त एक लड़की आइस हीट वहां शो अप होती है। वो मेरा को बैक करते हुए कहती है कि उनकी एग्जिस्टेंस का मकसद ही लाइट को बेस्ट एबिलिटी से सर्व करना है।
तभी वहां जैक भी अराइव करता है और बताता है कि लाइट उस पर हमेशा भरोसा कर सकता है। वो सूजू के साथ स्टाइलिश पोज बनाते हैं और कहते हैं कि सब ड्यूटी के लिए तैयार है। लाइट ऑकवर्ड होकर उन्हें एस्कॉर्ट ड्यूटी पर लगाने के लिए माफी मांगता है, पर आइस हीट समझाती है कि उड़ना सेफ ऑप्शन नहीं है क्योंकि आम एडवेंचरर्स उनको आसमान में आसानी से स्पॉट कर लेंगे। जब लाइट रास्ता लीड करने को कहता है तो वो सूजू को आगे करती है, पर सूजू कोमी-सान की तरह अजीब बिहेव करती है। इस वजह से उसकी इंटेलिजेंट राइफल लॉक सबसे माफी मांगने लगती है। भाई लगता है राइटर ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, यहाँ बंदूक बोलने लगी। लाइट पोलाइटली कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सूजू अपनी मर्जी से म्यूट रहती है। जब वो आगे बढ़ते हैं, गोल्ड कहता है कि वो शॉक्ड है कि जैक अपना काउच छोड़कर आया है। जैक एक्सप्लेन करता है कि वो ब्रो को अकेले मिशंस करते नहीं देख सकता। फिर वो लाइट को एक पेट नेम से बुलाता है। ये सुनकर सारी लड़कियां जैक को मर्डरस ऑरा के साथ घूरती हैं। भाई इनका प्लॉट आर्मर खतरनाक है। जैक बिल्कुल फेज नहीं होता और उन्हें समझाता है कि वो हमेशा इतने फॉर्मल नहीं रह सकते। लाइट को खुद इन निकनेम से कोई शिकायत नहीं है। गोल्ड उसे शांत करने का ट्राई करता है, पर जैक बोलता है कि फॉर्मल ट्रीटमेंट की वजह से लाइट अंदर से लोनली फील करता है। लाइट टोकता है कि वो फाइट ना करे और समझाता है कि उनके बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आगे चलते हुए लाइट देखता है कि आइस हीट पूरी तरह मेड गियर में इक्विप थी। पूछने पर पता चला कि मैं उसको ट्रेनिंग दे रही है। मेरा जेलस होकर उसे कपड़े उतारने को बोलती है। दोनों लेडीज को आपस में बुरी तरह से आर्ग्यू करते देख लाइट बहुत रिलीफ फील करता है क्योंकि हवा का टेंशन अब कम हो चुका था। वो और खुश होता है जब गोल्ड और जैक अपने थर्की बोर्निंग स्केड्यूल्स पर चेयरफुली बात कर रहे थे। भाई इनका तो अलग ही सिस्टम चल रहा है। आगे देखने पर लॉक सुजू को वार्न कर रहा था कि प्रॉपर रिस्पेक्ट ना देने पर मीरा उसे कच्चा चबा जाएगी, पर लाइट इससे ओके था क्योंकि वो जानता था सुजू इतनी शाय है कि सिर्फ गन से लॉक से बात करती है। टावर पर पहुंचते ही चारों क्वार्टर लड़कियां लाइट को ग्रीट करके अंदर ले जाती हैं। वहां एली रिवील करती है कि ये स्ट्रक्चर पूरी तरह ओवरपावर्ड है और फिजिकल या मैजिकल अटैक्स इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। वहां लाइट एक विशाल और भयंकर ड्रैगन को देखता है जिसे एली अपने मास्टर प्लान के लिए समन किया गया पेट बताती है। वो लाइट को इन्फॉर्म करती है कि टॉप फ्लोर को उनके मेन इवेंट के लिए ग्रैंड वेडिंग हॉल की तरह डिजाइन किया गया है। फिर वो उसे सीधा थ्रोन रूम में टेलीपोर्ट करती है जहां सारे सर्वेंट्स अपने मिडिट किंग के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। उनका असली प्लान साशा को रॉयल मैरिज पर एक कोल्ड डिश ऑफ रिवेंज सर्व करना था, पर एली अपना ट्विस्ट ऐड करती है जिसमें व्हाइट नाइट्स के खिलाफ बैटल सेटअप होंगे जिसका एंड उन नाइट्स को जिंदा कैप्चर करने पर होगा। इस खतरनाक शतिराना मूव से एल्विन क्वीनडम क्रिपल हो जाएगा और उन्हें उस माइस्ट्रो की जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसी वक्त वो दूसरे नेशंस में आंसर्स ढूंढने के लिए हेड कर सकते हैं और टावर उनका बेस बनेगा। इसके बाद एली फिर नाइट का एक शैडो क्लोन क्रिएट करती है जो एक एडवेंचरर की तरह लाइट की जगह खड़ा रहेगा, जबकि असली लाइट आराम से साशा का इंतजार करेगा। फॉरेस्ट के अंदर साशा उस अजीब ड्रैगन को देखती है और अपने नाइट्स को बुलाने तुरंत पीछे भागती है। भाई इसका तो प्लॉट आर्मर लगता है एक्सपायर हो गया है, पर असल में ये एली के प्लान का हिस्सा था क्योंकि वो गार्ड्स और नाइट्स के बीच रैग्नारॉक स्टाइल शोडाउन का रिकॉर्ड चाहती थी। उसी शाम साशा एलीट्स को ड्रैगन के बारे में इन्फॉर्म करती है। इसे सुनकर हार्डी अहंकार में उसकी पेटी बनाने का डिक्लेयर करता है। साशा ज्वाइन करने की जिद तो करती है, पर बदले में डैड से कुछ लाने के लिए ब्लैकमेल करता है। अगली प्यारी सुबह लाइट और एली मैजिकल क्रिस्टल बॉल के जरिए साशा और नाइट्स को फॉरेस्ट में घुसते देखते हैं। टावर के पास आते ही उन्हें मॉन्स्टर्स दिखते हैं, पर हार्डी उन्हें इग्नोर करके सिर्फ ड्रैगन पर फोकस करने को कहता है। एक डाइवर्जन का यूज करके वो मॉन्स्टर्स को भगा देते हैं। फिर हार्डी अपनी स्टेल्थ स्किल को एक्टिवेट करता है। ये अनोखा बफ उन्हें पूरी तरह से कवर कर लेता है और वो सीधा टावर के अंदर चार्ज कर देते हैं। जैसे ही वो सब अंदर घुसते हैं, एक हिडन टेलीपोर्टेशन ट्रैप पर स्टेप कर देते हैं जो उन्हें टावर के अलग हिस्सों में स्कैटर कर देता है। उधर लाइट ईगरली साशा का वेट करता है। दोनों लव बर्ड साशा और माइकल एक पिक्यूलियर सेक्शन में अपीयर होते हैं। जब रियलाइज होता है कि वो सिर्फ ऊपर जा सकते हैं तो माइकल हीरो बनकर साशा को पीछे चलने को कहता है। जैसे ही वो टॉप के लिए स्टेयर्स क्लाइंब करते हैं, लाइट उन्हें देखकर एक्साइटमेंट से भर जाता है, पर एली उसे थोड़ा वेट करने को बोलती है क्योंकि उनका ग्रैंड रिवेंज गला शुरू होने वाला था। इस बीच टेरर ट्विंस निया और किया दूसरे पार्ट में लॉस्ट थीं और बाकी लोगों को ढूंढने का डिसाइड करती हैं, पर अचानक वहां मीरा और आइस हीट उनके साथ एक टैग टीम रेसलमेनिया मैच खेलने आ जाती हैं। मीरा तुरंत ब्रैग करती है कि ये ट्विंस उनके आगे टिक नहीं पाएंगी, लेकिन आइस हीट उसे अंडर एस्टिमेट करने से रोकती है क्योंकि लो रैंकिंग एल्व्स भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आर्ग्यू करते वक्त दोनों ट्विंस चार्ज करती हैं, पर वो अटैक ईजिली डॉज कर लेती हैं। इससे गुस्से में आकर ट्विंस फ्लैश की तरह बैटलफील्ड पर जूम करती हैं और लगातार उन पर इंसल्ट्स बरसाने लगती हैं। ट्विंस फिर से एक एम्बुश का ट्राई करती हैं, पर वो दोनों जमीन पर रिटर्न होकर अटैक एवेड कर लेती हैं। इसे देख ट्विंस अगली बार लिम्स उखाड़ने का डिसाइड करती हैं। दूसरी तरफ चारफिट बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि ट्रैप ना देखने पर कैप्टन उसका टिकट काट देगा। वो चिल्लाकर सूजू को हाइडिंग स्पॉट से बाहर आने को बोलता है। सूजू बाहर आकर फाइट की प्रिपरेशन करती है,
पर उसकी क्यूटनेस से चारफिट इतना ओवरवेल्म हो जाता है कि वो भूल जाता है कि वो किस टीम में है। वो घटिया पिकअप लाइंस मारना शुरू कर देता है। भाई इसका दिमाग घास चरने गया है। जब सूजू किसी बकवास का कोई रिप्लाई नहीं देती तो वो प्रॉब्लम पूछता है, पर रिप्लाई लॉक करती है कि उसकी पार्टनर म्यूट है। फिर लॉक सूजू के साथ डुओ इंट्रोड्यूस करती है जो इस नाइट की पेटी बनाएगी। ये सुनकर चारफेट फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि उसे शीट्स में रफ होना था। वो गूफी नाइट सिम्प मोड में अपने रोमांटिक प्लान्स बताता है, पर लॉक उसे हार्श रियलिटी चेक देती है कि वो सूजू का टाइप नहीं है। टाइप पूछने पर लॉक डिस्क्राइब करती है कि सूजू को रेवन बालों वाले शॉर्टीज पसंद है, जिनका फेस हैंडसम और पर्सनैलिटी काइंड और वैलियंट हो, जो ऑब्वियस लाइट है। पर लॉक टीज करके कहती है कि उसके पास लाइट को बैक करने का 0 चांस है। इससे सूजू गुस्से में उसे दीवार पर जैम करती है और गन मर्सी की भीख मांगती है। आखिरकार चारफिट एक्सेप्ट करता है कि सूजू उसके पॉप्सिकल में इंटरेस्टेड नहीं है। रिजेक्शन पर गुस्से में वो इनविजिबल क्रॉसबो एक्टिवेट करके एक एरो उस पर फायर करता है, लेकिन सूजू इसे पैरी करके हटा देती है और गन से ब्लास्ट करती है, पर वो दूसरे एरो से बुलेट मिड एयर में इंटरसेप्ट करता है। चारफिट इंप्रेस होकर कहता है कि वो हैरान है कि उसने इनविजिबल प्रोजेक्टाइल्स काउंटर कर दिए। लॉक भी ब्रैक करती है कि बहुत कम लोग उसके शॉट ब्लॉक करते हैं, इसलिए दोनों पार्टी सेकेंड राउंड के लिए प्रिपेयर होती हैं। वापस टैग टीम मैच में मीरा हवा में उछल कूद करने पर ट्विंस को मंकीज बोलकर रोस्ट करती है, पर वो कहती है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां बने पिलर्स उन्हें एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहे थे। यहाँ तो इनका पूरा सिस्टम हैंग होने वाला है। दोनों एक साथ अबिस डुओ पर विंड स्पेल्स फायर करती हैं, पर आइस हीट और मीरा एफर्टलेसली बिना मेहनत के उन्हें डॉज कर लेती हैं। हवा में फ्लोट करते हुए नाइट ट्विंस नया विंड स्लैश ब्लास्ट करती हैं, लेकिन दोनों अपने ओवरपावर्ड रिफ्लेक्सेस से इवेड करके उन्हें पूरा क्रेडिट देती हैं। दूसरी तरफ एक बेचारा एडवेंचरर आओयुकी के मॉन्स्टर से टकराता है, पर टिकट कटने से पहले लाइट का क्लोन आकर अटैक ब्लॉक करता है और गोल्ड नेमू को लड़ने का ऑर्डर देता है। जब बीस्ट अचानक अटैक करता है, नेमू तुरंत उसके हेड्स काटने को प्रिपेयर होती है, पर गोल्ड मजबूत शील्ड से मॉन्स्टर ब्लॉक कर लेता है। कंप्लेन करने पर वो गुस्से में याद दिलाता है कि ये सिर्फ झूठा शो है। प्लेफुली मॉन्स्टर भगाते वक्त लाइट एली से पूछता है कि क्या ये डम्ब आइडिया उसका था। एली साफ इनकार करके बताती है कि परफॉर्मेंस का आइडिया उन्होंने खुद निकाला था। भाई क्या घटिया नाटक है। वापस टैग जोन में पागल ट्विंस विंड कटर अटैक स्पैम करती हैं। 50 अटैक्स डॉज करके मीरा पूछती है क्या ये आखिरी मूव है। पिलर्स पर खड़े होकर वो इंस्टेंट में सैकड़ों विंड कटर अटैक्स फायर करती हैं। अब इस डुओ थोड़ा स्ट्रगल करती हैं और एडमिट करती हैं कि ट्विंस काफी इंटेंस हैं। तभी किया डैगर फेंककर मीरा के लेग में मारती है। इससे पहले कि आइस हीट बचा पाती, वो मीरा का आर्म स्लैश करके अलग करती है। जब ट्विंस खुशी मनाती हैं, मीरा आइस हीट से थॉट्स पूछती है। तब डिस्काउंट तोडोरोकी पूरे कॉन्फिडेंस से क्लेम करती है कि दोनों नाइट ट्विंस सबसे बड़े फ्रॉड्स हैं। वो फ्रॉड ट्विंस बेइज्जती पर आर्ग्यू करती हैं, पर मीरा पॉइंट आउट करती है कि स्वॉर्ड पर कोई लाल निशान नहीं है, क्योंकि ब्लेड्स ने ना उसे पियर्स किया, ना ही सच में आर्म कट किया। मतलब समझने के स्ट्रगल में मीरा अचानक अपना ही कटा हुआ आर्म खा जाती है। ये खौफनाक सीन देख ट्विंस का सिस्टम हैंग होता है, क्योंकि सेवर्ड आर्म ठीक वैसा ही सॉकेट से ग्रो होता है। भाई क्या बकवास लॉजिक है। मीरा अपना हेड रिप ऑफ करती है और बीच बॉल की तरह खेलकर इन्फॉर्म करती है कि बॉडी कई क्रीचर्स का अमेलगमेशन है। वो प्राउडली खुद को अल्ट्रा रेयर कार्ड इंट्रोड्यूस करती है, जिसका नाम मीरा द काइमेरा है, जो लेवल 7777 पर है। आइस हीट प्राउडली रिवील करती है कि वो फ्रोजन फायरस्टॉर्म ग्रैपलर है, जो सेम लेवल पर सेट है। ये नामुमकिन बात सुनकर ट्विंस गुस्से में आर्ग्यू करती हैं और नए अटैक से चार्ज करती हैं, पर इनविजिबल फोर्स फील्ड उन्हें रीच करने से पहले कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। ओवरपावर्ड लिमिट्स क्रॉस हो गई। अब इस डुओ के अटैक प्रिपेयर करते ही फ्रॉड ट्विंस भागना शुरू करती हैं, इसीलिए मीरा हैंड को जायंट शील्ड में ट्रांसफॉर्म करती है ताकि फ्लेम स्पेल से बचे। दूसरी तरफ चारफट और गन लेडी सुजू के बीच कॉल ऑफ ड्यूटी बैटल चल रही होती है। वहां सुजू एजलॉर्ड के फायर किए एरो अटैक्स की फ्लरी अवॉइड करने में स्ट्रगल करती है। फिर वो हजारों तेज एरोस की बारात से सरप्राइज करता है, पर सुजू प्लॉट आर्मर से सेफली सर्वाइव करती है। जब घटिया नाइट ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रैश टॉकिंग करता है, तो आखिरकार सुजू मुंह खोलती है। वो सिर्फ टिकट कटने का वार्निंग वर्ड रिपीट करती है, जैसे ही अल्टीमेट अटैक से न्यूक करने की तैयारी करती है। उसी वक्त निया और किया भागते हुए डेड एंड पर पहुंचती हैं। जब हीट उन तक पहुंचती है तो प्रोटेक्ट करने के लिए वो थिक आइस वॉल क्रिएट करती हैं, पर वो मेल्ट होती है, जिससे फ्लेम स्पेल उन्हें बुरी तरह रोस्ट कर देता है। दूसरे सेक्शन में सुजू आसमान में हजारों बुलेट्स फायर करती है और उनका एक साथ यूज करके पैथेटिक नाइट की पेटी बना देती है। जैसे ही मीरा और आइस हीट ट्विंस की रोस्टेड बॉडीज घूरती हैं, वो रोते हुए मर्सी की भीख मांगती है, पर मीरा बिना रहम खाए उन्हें मॉन्स्टर्स बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेती है। वहीं चारफट रोते हुए भीख मांगता है, पर साइको सुजू उसे रिपीटेडली स्टॉम्प करती है जब तक उसका सिस्टम हैंग नहीं होता। कहीं और जैक की मुलाकात मस्ट से होती है। वो नाइट के सारे एक्स अटैक्स बेयर हैंड से ब्लॉक करता है। फुल पावर एक्टिवेट होने पर जैक इम्पेरिट्रेबल मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो वेपन शैटर करके सिंगल पंच से पेटी बना देता है।
टावर के दूसरे हिस्से में माइकल को अचानक निजुना नजर आती है, जो शाइनिंग स्वॉर्ड ड्रॉ हारती है और खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इंट्रोड्यूस करती है। काफी देर तक इग्नोर करने के बाद हार्डी पूछता है कि क्या वो सच में फाइट करने आई है, तो वो मासूमियत से बताती है कि मास्टर देखना चाहता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट एल्फ के खिलाफ कैसा परफॉर्म करेगी। जब अहंकारी एल्फ घूरता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो क्रेटोस जितनी ओवरपावर्ड फाइटर है। फिर वो गेस करता है कि इसका मास्टर और शक्तिशाली होगा। फिर भी वो उसको फेस करने के लिए ब्लेड निकालता है, क्योंकि उसे लगता है कोई उसे मैच नहीं कर सकता। भाई, इसका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट दुनिया का है। उसकी आर्मर पर ध्यान देते हुए उसे रियलाइज होता है कि वेपन्स में बहुत प्योर मैना इम्ब्यूड है। वो चतुर एल्फ नोटिस करता है कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, पर वो असली लिमिट्स खुद टेस्ट करने का डिसाइड करता है। हालांकि मैजिक स्वॉर्ड के सिंगल स्विंग के साथ वो भयंकर शॉक वेव फायर करती है, जो 1 सेकंड में एल्फ की पेटी बना देती है और साथ ही पीछे की वॉल तबाह कर देती है। जमीन पर बेजान गिरने के बाद वो जगाने का ट्राई करती है, पर रियलाइज होता है कि उसका टिकट कट चुका है। तभी एली आकर वॉल बुरी तरह डैमेज करने पर चिल्लाती है, क्योंकि काफी रीइंफोर्समेंट्स ऐड की थी। जब एल्फ वॉल को फिक्स करती है तो निजुना सच्चे दिल से माफी मांगती है, पर वो गुस्से में एयरहेड को समझाती है कि उसे पावर्स पर कंट्रोल सीखना होगा ताकि किंग को लेट डाउन ना करे। तभी जमीन पर पड़ा हार्डी ठीक होकर वापस जाग जाता है। उसने खुद को रिवाइव करने के लिए पावरफुल हीलिंग स्पेल का स्मार्ट यूज किया था। ये जादू देख निजुना कंफ्यूज होती है, इसीलिए एली एक्सप्लेन करती है कि टावर को एन्चांटमेंट से बनाया था, जो एल्फ नाइट्स को पैक होने से रोकती हैं। हार्डी माफी मांगता है और अपना ओवरपावर्ड डोमेन एक्टिवेट करता है, एब्सोल्यूट साइलेंस। जैसे ही निजुना सोचती है कि उसकी हियरिंग कहाँ गई, हार्डी मुस्कुराता है, क्योंकि साइलेंस स्पेल अपोनेंट्स पर डीबफ डालता है। जो स्टैट्स ड्रेन होते हैं वो हार्डी को डबल बफ देते हैं। मैना एब्जॉर्ब करने के बाद अहंकारी एल्फ हार्डी उसी एनर्जी से टूटी स्वॉर्ड रीग्रो करता है। वो एक एस्ट्रल ब्लेड क्रिएट करता है जिसका नाम हर्मिट था। ये देख निजुना बुरी तरह शॉक होती है। असल में हर्मिट एक मैजिकल ब्लेड है जिसे साइलेंस स्पेल की रेजिडुअल पावर से फॉर्ज किया गया था। इसकी रेंज गेस करना नामुमकिन है और लोगों को पता भी नहीं चलता कि हार्डी ने इस ओवरपावर्ड हथियार से कब अटैक किया। भाई, यहाँ तो पावर्स का सिस्टम ही हैंग हो गया। हार्डी अहंकार में निजुना को अपना टिकट कटवाने के लिए प्रिपेयर होने को कहता है, लेकिन निजुना अचानक स्वॉर्ड अंदर रखकर हैरान करती है। इतना बोल्ड मूव देखकर हार्डी सोचता है कि क्या उसमें इस ओवर कॉन्फिडेंस को बैकअप करने की एबिलिटी है। जैसे ही वो अप्रोच करता है, नोटिस करता है कि पावर ना समझने से वो एंग्शियस थी। हार्डी शातिर दिमाग से प्रिडिक्ट करता है कि वो रेकलेसली उस पर चार्ज करेगी, लेकिन अगले पल निजुना आंख झपकते आगे आती है और पावरफुल पंच डिलीवर करती है, जो हार्डी को दीवार में घुसा देता है। एक ही मुक्के में पेटी बना दी। अनकॉन्शियस पड़े हार्डी को देख निजुना खुशी मनाती है कि उसने पावर होल्ड बैक किया, लेकिन पार्टी तब खराब होती है जब एली गुस्से में आकर बताती है कि डैमेज ठीक करने में बहुत माना खर्च होगा। काफी बहस के बाद एली निजुना को ऑर्डर देती है कि कचरे माइट को थ्रोन रूम लाए। निजुना उस बुरी तरह पीटे हुए साइलेंट किंग को ड्रैग करती है। इसके बाद एली लाइट की तरफ मुड़ती है और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो बस निजुना को कंट्रोल सिखाना चाहती थी, लेकिन लाइट गुस्सा होने के बजाय उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है, क्योंकि दीवार फिक्स करने में मैजिक ड्रेन हुआ था। एली अश्योर करती हैं कि वो फाइन है। तभी आयोकी इन्फॉर्म करती है कि गेस्ट्स आने वाले हैं। लाइट सबको स्ट्रिक्टली बेस्ट बिहेवियर दिखाने को कहता है और मास्क पहन लेता है। दूसरी तरफ माइकल साशा को सेफ्टी का सॉलिड प्रॉमिस करता है। साशा सीक्रेटली लाइट पर अटैक का प्लान बनाती है। अचानक बिना हाथ लगाए दरवाजा खुलता है। जब दोनों अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें मास्क पहने हुए लाइट दिखता है। लाइट कैजुअली कहता है कि मिले काफी वक्त गुजर गया। ये सुनकर माइकल साशा पर चीटिंग का इल्जाम लगाता है। साशा चिढ़कर बताती है कि वो सिर्फ अक्वेंटेंसेस हैं और लाइट पर चिल्लाती है कि वो पुरानी बेडरूम बडी जैसी बातें क्यों कर रहा है। जैसे ही वो रैंट करती है, लाइट बोलता है कि उसे कडलिंग पसंद था। साशा क्लेम करती है कि वो किसी ह्यूमन को कभी कडल नहीं करेगी, लेकिन जब लाइट मास्क हटाता है वो डर के मारे फ्रीज होती है। लाइट बताता है कि उसके बर्न्स इल्यूजन्स थे। उसने एजिंग रोक दी थी ताकि पेन फ्रेश रहे। ये सुनकर माइकल हैरानी से पूछता है कि क्या ये वही माइस्ट्रो कैंडिडेट है जिसका टिकट 3 साल पहले कटा था। जब साशा चुप रहती है, लाइट बताता है कि टेलीपोर्टेशन स्पेल से एबिस जाने के बाद भी वो जिंदा बच गया। उसने क्लियर किया कि उसने ये सब रिवेंज लेने और बिट्रेयल का सच जानने के लिए किया। आयोकी और एली की वजह से ही वो सेफली जिंदा था। माइकल पागल की तरह हंसते हुए कहता है कि लाइट को पैक करके वो ऊपर जाएंगे। साशा भी लाइट को रेज बेट करना शुरू कर देती है। जैसे ही लाइट आगे बढ़ता है, साशा हेवनली जोजो स्टैंस को फाइट के लिए समन करती है, लेकिन लाइट उन समन से बराबरी से लड़ता है।
ये देखकर साशा बुरी तरह शॉक होती है क्योंकि उसके हिसाब से लाइट बस लेवल 15 का लूजर होना चाहिए था। तभी लाइट अपना क्रेजी नया लेवल रिवील करता है। जैसे ही साशा डर से फ्रीक आउट होती है, माइकल तसल्ली देता है कि ये फॉल्स है क्योंकि ह्यूमन के लिए इतना बड़ा लेवल अचीव करना इम्पॉसिबल है। लेकिन लाइट उन एंजेलिक समन्स को इतनी बुरी तरह पुश करता है कि साशा को उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नई एन्चांटमेंट का यूज करना पड़ता है। जब लाइट उसकी पेटी बनाने आता है तो माइकल पावरफुल शील्ड से पीछे धकेल देता है और समन्स की पावर्स को बफ कर देता है। इस टेम्पररी पावर अप को देखकर साशा अहंकार में लाइट को मॉक करने लगती है। ये कचरा बातें सुनकर मिजेट किंग का सिस्टम गुस्से में स्नैप कर जाता है। वो सीधा एक गॉड टियर स्पीयर समन कर लेता है। इस भयंकर हथियार से वो उन सभी एंजेलिक समन्स को एक इंस्टेंट में पूरी तरह एनाहिलेट कर देता है। लाइट को इस वेपन के भारी साइड इफेक्ट्स फील होने लगते हैं, लेकिन साशा रुकने को तैयार नहीं थी और फेस करने के लिए और पावरफुल एंजल्स समन करती है। जब वो नए एंजल्स अपना अल्टीमेट अटैक ब्लास्ट करते हैं तो लाइट आराम से उसे ब्लॉक कर लेता है। उनके बाकी सारे अटैक एफर्ट्स भी वो कैजुअली फुल्ली टैंक कर लेता है। साशा डेस्परेशन और डिस्पेयर में चीखने लगती है। उसका डर देखकर लाइट सुपर हैप्पी फील करता है और टिकट काटने आगे बढ़ता है। लाइट के इस डार्क ऑरा से कांपते हुए साशा अपने डिवाइन नाइट को अपना पूरा आर्सेनल लाइट पर फेंकने को ऑर्डर देती है, लेकिन लाइट उस आर्क एंजल और उसके स्पेशल अटैक की आसानी से पेटी बना देता है। भाई, इसका प्लॉट आर्मर अनब्रेकेबल है। ये आंखों से देखकर माइकल साशा से और डिवाइन नाइट समन करने को कहता है, लेकिन जब साशा इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है तो एक भी नाइट अपीयर नहीं होता। अचानक इंस्ट्रूमेंट हाथों से पूरी तरह वैनिश हो जाता है। लाइट कैजुअली रिवील करता है कि वेपन से खेलते वक्त उसने इंस्ट्रूमेंट इरेज कर दिया। माइकल हैरानी से पूछता है कि उसका नया वेपन क्या है, क्योंकि किसी चीज में फैंटास्मा क्लास हथियार डिस्ट्रॉय करने की ताकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लाइट फ्लेक्स करते हुए रिवील करता है कि ये एक जेनेसिस क्लास स्पीयर है जिसे गॉड रिक्विम गुनगिनीर कहते हैं और इसमें भगवान का भी टिकट काटने की ताकत है। ये सच्चाई सुनकर माइकल पूरी तरह अपना दिमाग खो बैठता है। उसके छोटे दिमाग में प्रोसेस नहीं हो पाता कि एक नॉर्मल ह्यूमन लेवल 9999 तक कैसे पहुंच सकता है। भाई, यहां लगता है राइटर ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। साशा रोते हुए क्लेम करती है कि इंस्ट्रूमेंट पक्का एक्सीडेंटली ब्रेक हुआ होगा। माइकल अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में होता है कि उसकी शील्ड किसी भी अटैक को बाउंस बैक करेगी, पर लाइट उस डार्क स्पीयर की फुल फोर्स से अटैक करके उस मजबूत शील्ड को बुरी तरह तोड़ देता है और इन दोनों इविल लवर्स को जमीन पर बहुत बुरी तरह पटक देता है। माइकल वापस खड़ा होकर लाइट पर इल्जाम लगाता है। वो कहता है कि लाइट पक्का एक माइस्ट्रो है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, लेकिन लाइट कैजुअली जवाब देता है कि उसे माइस्ट्रो का मतलब नहीं पता। माइकल दिमाग में तय करता है कि लाइट एक खतरा है और उसकी पेटी बनानी जरूरी है। साशा के ठीक होने का कंफर्मेशन लेकर वो धमकी देता है कि क्वीन को रिपोर्ट करेगा। वो बोलता है कि बैटल बाद में कंटिन्यू होगी और एस्केप करने के लिए माहोरागा समन करने का ट्राई करता है, पर बदकिस्मती से बिग रागा ग्रेड 3 कर्स के खिलाफ मेगुमी की हेल्प करने में बिजी था। भाई, यहाँ तो दूसरे एनिमे का सिस्टम ही कॉपी कर लिया। कई सारे टेलीपोर्टेशन स्पेल पूरी तरह फेल होने के बाद माइकल घबराकर सोचने लगता है कि पावर्स काम क्यों नहीं कर रही। तब लाइट एक्सप्लेन करता है कि टावर के अंदर टेलीपोर्टेशन काम नहीं करता क्योंकि इस जगह को एक ओवर पावर्ड इंचैंटमेंट से ब्लॉक किया गया है। माइकल बहस करता है कि ऐसी इंचैंटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, पर लाइट अपना माइक्रोफोन एली को पास करता है। एली अहंकार से एक्सप्लेन करती है कि टेलीपोर्टेशन रोकने वाला जैमिंग स्पेल उसकी ओरिजिनल क्रिएशन है। जैसे ही वो मेंशन करती है कि टावर का मैजिक डिजाइन डंजन कोर पर बेस है, माइकल गुस्से में उसे स्कारलेट विच बुलाता है। फिर भी वो बेवकूफ हार नहीं मानता क्योंकि उसे लगता था कि दूसरे व्हाइट नाइट्स उसकी आखिरी उम्मीद बनकर आएंगे। भाई, लगता है राइटर ने सच में लॉजिक घर पे छोड़ दिया है। लेकिन लाइट माइकल की सारी उम्मीदों का टिकट काट देता है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को छोटा सा सिग्नल देता है। सिग्नल मिलते ही वो उन फ्रॉड नाइट्स की बुरी तरह पीटी हुई बॉडीज को जोर से ड्रैग करके वहां रूम में ले आते हैं। दोस्तों की ऐसी हालत देखकर माइकल का जॉ जमीन पर ड्रॉप हो जाता है। जब लाइट की पूरी टीम खतरनाक डार्क स्पीयर देखती है तो वो तुरंत वॉर्न करते हैं। वो बताते हैं कि उस हथियार की वजह से उसका आर्म तेजी से रॉट हो रहा है, लेकिन लाइट कॉन्फिडेंटली बोलता है कि रिवेंज के लिए वो हाथ सैक्रिफाइस कर देगा। इस बात से सब शांत हो जाते हैं। फिर लाइट अपना ध्यान वापस डरपोक माइकल पर शिफ्ट करता है। माइकल अब जान बचाने के नए तरीके सोच रहा था। अपने आखिरी रास्ते के रूप में माइकल प्रपोज करता है कि लाइट उसके साथ फोर्सेस ज्वाइन कर ले ताकि वो दोनों मिलकर एल्विन किंगडम को टेक ओवर कर सके। उसे लगता था कि लाइट की आउटस्टैंडिंग पावर्स और उसके पॉलिटिक्स के एप्टीट्यूड से ये इजीली अचीव होगा, लेकिन लाइट क्लियर करता है कि उसे इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे सिर्फ अपना पूरा रिवेंज चाहिए और इस माइस्ट्रो मैटर का पूरा सच जानना है। ये सुनकर माइकल हालत खराब करके जिंदा जाने की भीख मांगता है और बोलता है कि वो बिट्रेयल वाले ग्रुप का हिस्सा नहीं था। जब साशा रोते हुए अकेले ना छोड़ने की भीख मांगती है तो वो उसे अगली स्कमबैग बुलाता है।
वो जोर से चिल्लाता है कि वो उस जैसी फिल्दी कॉमनर से एंगेजमेंट नहीं चाहता था, जिससे साशा फूट फूट कर रोती है। जब दोगला माइकल खुद साशा की पेटी बनाने की परमिशन मांगता है तो लाइट अश्योर करता है कि वो उस पर उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन अगले पल वो एली को आगे बुलाता है। एली प्रॉमिस करती है कि वो माइकल को सुबारू से भी ज्यादा ब्रूटल सजा देगी। माइकल भागने की कोशिश करता है, पर एली एक स्पेल कास्ट करके उसे थॉर्नी ब्रांचेस में रैप कर देती है। उसके शरीर को पर्सनल पिन कुशन की तरह ट्रीट करने के बाद वो इमोशनल डैमेज पर स्विच करती है। वो मैजिकली ब्रूटो के सारे हॉरिबल एपिसोड्स उसके दिमाग में इन्फ्यूज कर देती है। भाई यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। इस बीच साशा जमीन पर गिरकर लाइट से रो रो कर माफ करने की भीख मांगती है, पर हमारा लाइट कोल्ड टोन में 3 साल पहले का ब्रूटल बिट्रेयल याद दिलाता है। डेस्परेशन में आकर साशा अपनी इज्जत भूलकर एक अजीब ऑफर देती है। वो अपनी जान बचाने के बदले बेडरूम में 50 शेड्स ऑफ ग्रे के सीन्स रोल प्ले करने का वादा करती है। ये बकवास सुनकर आओयूकी गुस्से में उसे बीस्ट्स के खिलाने की धमकी देती है, लेकिन लाइट आओयूकी को शांत करता है और बताता है कि वो इसकी आसानी से पेटी नहीं बनाएंगे। वो इस घटिया लड़की को एक्सक्रूशिएटिंग पेन फील करवाएंगे जब तक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं होती। फिर लाइट ठीक वैसे ही उसके लेग में एरो लॉन्च करता है जैसे उसने 3 साल पहले किया था। फिर लाइट मीरा को आगे का काम सौंप देता है। जैसे ही मीरा साशा को डार्क मॉन्स्टर डायमेंशन में अब्सॉर्ब करती है, लाइट अपने थ्रोन की तरफ कोलैप्स कर जाता है। फिर भी वो आखिरी स्ट्रेंथ से डार्क स्पीयर को सील कर देता है। आखिरकार कुछ घंटों बाद लाइट होश में आकर बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन मे रोते हुए उसे रोकती है और याद दिलाती है कि पूरा किंगडम उसकी फिक्र करता है। अगले दिन एल्विन काउंसिल में एल्फ रिपोर्ट करता है कि उनके नाइट्स पैक हो चुके हैं। जैसे ही क्वीन लिथ शदमे में क्रैश आउट होती है, एक और एल्फ आकर ड्रैगन्स के इन्वेजन का इन्फॉर्म करता है। दूसरी तरफ ड्रैगन्स की अकेली मदर एली सीधा क्वीन लिथ से गुस्से में मिलती है। वो उस पर नाइट्स को चोरी करने भेजने का झूठा इल्जाम लगाती है। फिर वो क्वीन के गार्ड्स की पेटी बना देती है और क्वीन को वाइन स्पेल में ट्रैप करके माइंड रीड करती है। हालांकि क्वीन इनोसेंट थी, फिर भी एली उसे एक तगड़ा ऑर्डर सुनाती है। एली उस डरी हुई क्वीन को ऑर्डर देती है कि वो एल्वन किंगडम को ह्यूमंस के लिए फ्री और फेयर जगह बनाए। वो धमकी देती है कि इनकार करने पर ड्रैगन्स नेशन को तबाह कर देंगे। कुछ समय बाद लाइट और उसकी टीम टावर से देखते हैं कि बचाए गए स्लेव्स नए विलेज में पीसफुली रह रहे हैं। इसे देखकर लाइट लड़कियों को बताता है कि रिवेंज के बाद वो दुनिया को पीसफुल जगह बनाना चाहता है। ये सुनकर सारी लड़कियां उसे इस गोल को अचीव करने में हेल्प करने का प्रॉमिस करती हैं। तो दोस्तों, इस अनोखी और कमाल की कहानी का यहाँ पूरी तरह से दी एंड होता है। लेकिन इसके साथ ही एक बोनस के तौर पर एक और एनिमे की कहानी सुनते हैं। इसे ध्यान से सुनो और अगर प्लॉट पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में सेकंड चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जाकर चेक कर सकते हो। एक बार जरूर ट्राई करना और एनिमे अच्छा लगे तो वहां पूरा देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये नया बोनस एनिमे भी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बंदे की जिसकी किस्मत ने उसे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बीच ऐसा धोखा दिया कि आप भी कहोगे भाई इससे अच्छा तो ये खुद ज़ॉम्बी बन जाता। कहानी के हीरो हैं लिन यूए, जिनके पास इतिहास की सबसे फालतू F रैंक एबिलिटी है रिफ्रेश। अब भाई ये एबिलिटी क्या ही उखाड़ लेगी, ये बस 1 मीटर के दायरे में मौजूद निर्जीव चीजों को उनकी ओरिजिनल स्टेट में वापस ला सकती है। मतलब अगर किताब पुरानी है तो नई कर देगा, तौलिया गंदा है तो साफ कर देगा। अब भाई बाहर ज़ॉम्बी दुनिया का सिस्टम हैंग कर रहे हैं और ये भाई साहब रद्दी कागज चमकाने की पावर लेकर घूम रहे हैं। स्क्रिप्ट राइटर ने पक्का सवेरे सवेरे कोई सस्ता नशा किया होगा जो ऐसी बेकार पावर सोची। हद तो तब हो गई जब ज़ॉम्बी हमले के 3 महीने बाद इसकी गर्लफ्रेंड लियू रुयान ने इसे बेकार घोषित कर दिया। भाई ये बंदी तो अलग ही लेवल की गोल्ड डिगर निकली। उसने बिस्किट का आखिरी आधा पैकेट उठाया और बिना पीछे मुड़े एक दूसरे रईस बंदे की कार में बैठकर रफ्फू चक्कर हो गई। जाते जाते उसने हमारे हीरो के पैरों पर नूडल्स का एक खाली कप फेंका जैसे वो कोई सड़क का कुत्ता हो। कहती है तेरी एबिलिटी फालतू है, तेरे साथ रही तो पक्का भूख से पैक हो जाऊंगी। वाह, इसे कहते हैं सैवेज ब्रेकअप। लिन यूए बेचारा उस खाली कप को घूर रहा था और सोच रहा था कि उसकी जिंदगी का खेल खत्म हो चुका है, पर तभी उसके मन में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने उस खाली कप पर अपनी रिफ्रेश पावर यूज की और बूम, अचानक ताजा बीफ और मसालों की कड़क खुशबू हवा में फैल गई। वो फटा हुआ खाली कप अब नूडल्स के एक बिल्कुल नए और सीलबंद डिब्बे में बदल चुका था। भाई का तो दिमाग ही घूम गया। उसे समझ आया कि सबने इस पावर को गलत समझा था। इस इनिशियल स्टेट का मतलब 1 सेकंड पीछे जाना नहीं, बल्कि चीज को सीधा फैक्ट्री कंडीशन में लाना था। मतलब खाली कप शुरू में एक भरा हुआ नया डिब्बा ही तो था। अब भाई का डर प्योर जॉय में बदल चुका था। उसने लुटे हुए किराना स्टोर का जायजा लिया जहां हर तरफ फटे हुए स्नैक बैग्स और खाली बोतलें पड़ी थीं। बाकी दुनिया के लिए वो कचरा था, पर लिन यूए के लिए वो एक अनलिमिटेड ट्रेजर था। पर भाई चतुर था, उसने खाने की खुशबू से ज़ॉम्बीज को दावत नहीं दी। वो चुपचाप स्टोर की दूसरी मंजिल पर गया और भारी अलमारियों से दरवाजा जाम कर दिया ताकि कोई उसका सिस्टम हैंग ना कर सके। वहां उसने अपना असली प्रोडक्शन शुरू किया। खाली कप फर्श पर रखा, मन में रिफ्रेश बोला और देखते ही देखते गरम नूडल्स हाजिर।
भाई की एबिलिटी का कूलडाउन सिर्फ 10 सेकंड था, यानी हर 10 सेकंड में एक नया डिब्बा। 10 मिनट के अंदर उसने 60 नूडल कप का पहाड़ खड़ा कर दिया। फिर उसने खाली पानी की बोतल उठाई और रिफ्रेश किया। लो भाई, 500 ml शुद्ध पानी की नई बोतल तैयार। यहाँ तक कि एक पुरानी खाली फर्स्ट एड किट को भी उसने एकदम चकाचक नया बना दिया। खाना, पानी, दवाइयाँ, प्रलय के सबसे अनमोल रिसोर्स अब उसके पास ओवर पावर्ड लेवल पर अनलिमिटेड थे। वो मुस्कुराकर बोला, लियू युआन, तूने कहा था ना मेरी पावर बेकार है, बस वेट कर, एक दिन तू मेरे सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाएगी। दोस्तों, अगर आपको इस एनिमे का ओवरपावर्ड प्लॉट और ये सिस्टम हैंग करने वाली कहानी सच में पसंद आ रही है तो इस फुल एनिमे को आप सीधा सेकंड चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर दे दिया गया है। वहां जाकर उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आखिर वो भी अपना ही सेकंड चैनल है। तो देर किस बात की, फटाफट जाओ और इस पूरे एनिमे का मजा लो।